एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू ड्रीम मैथ्स। सो स्टैट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। ये चैप्टर तो पहले भी कर लिया, तब हमने इसके न्यूमेरिकल्स किए थे, क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी सीरीज। हम एक एक करके स्टैट्स के चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे होंगे, मेरिट्स, डीमेरिट्स, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, सारी चीजें कि अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम समझेंगे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी होता क्या है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन। इसके अंदर ये 5 चीजें होती हैं, अरिथमेटिक, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, ये सब हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे मैंने बताया, मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्रॉपर्टीज, सारी चीजें। और एंड में हम देखेंगे कि इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एंड में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, ये रहे वो क्वेश्चंस। तो अगर आप सारी क्लास में अच्छे से चीजें समझ रहे हो, इस हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। बस क्लास में चीजें अच्छे से समझना। और पीडीएफ थ्योरी की मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, सो डोंट वरी, क्लास में अच्छे से चीजें करो, क्लास में ही चीजें लर्न हो जाएंगे। लिटरली कह रही हूं, बस पीडीएफ तो इसलिए मिलेगी कि चलो एक बार रिवाइज कर लिया, पर क्लास में ही सारी चीजें अच्छे से लर्न हो जाएंगी। मेरे साथ साथ चीजें करना। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर है क्या, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। पहले इंट्रोडक्शन है कि चैप्टर का नाम है, इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स में पहला चैप्टर आता है। थ्योरी के बाद की स्टैट्स होता है क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। इस सबके बाद जो पहला चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल है, वो यही चैप्टर है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। होता क्या है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ध्यान से समझना। आप कोई भी बड़ा आंसर अगर लिखने जा रहे हो स्टैट्स के पेपर में या किसी भी पेपर में थ्योरी का, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होती है कि आपकी लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या है जो आप बताने जा रहे हो। तो मेजर ऑफ टेंडेंसी क्या होती है, ध्यान से समझना। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या है, एक सिंगल वैल्यू जो हमारा काम आसान कर देती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने चूज करना है कौन सा कॉलेज लें। ये एक कॉलेज है, ये दूसरा कॉलेज है। आप ये कहोगे बीकॉम में इतने बच्चे क्लियर हुए हैं, बीबीए में इतने बच्चे क्लियर हुए हैं, बीसीए में इतने बच्चे क्लियर हुए हैं, इसमें इतने क्लियर हुए हैं। डाटा को देख के कंपैरिजन करके बताना कि कौन सा कॉलेज अच्छा है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही अगर मैं आपको बता दूं ऑन एन एवरेज यहाँ पे इतने बच्चे क्लियर हो जाते हैं, इसका रिजल्ट 95% है और इस कॉलेज का रिजल्ट 85% है। मैं आपको सारा कैलकुलेट करके डाटा में से एक सिंगल आंसर निकाल के बता दूं कि ये जो पहले वाला कॉलेज है ना, इसमें 95% बच्चे क्लियर हो जाते हैं। ये जो सेकंड वाला कॉलेज है ना, इसमें 85% बच्चे क्लियर हो जाते हैं। तो यू विल बी लाइक, हाँ ये कॉलेज अच्छा है, इसमें ज्यादा बच्चे क्लियर कर रहे हैं। तो ये एक सिंगल वैल्यू जिसने आपको कॉलेज की सिलेक्शन कराने में इजी कर दिया, इसको बोलते हैं सेंटर टेंडेंसी। क्या बोलते हैं, सेंटर टेंडेंसी। एक सिंगल वैल्यू आपको मिलती है जिससे आपको वो पूरे डाटा को देखना नहीं पड़ता, उस पूरे डाटा का एक कंक्लूजन मिल जाता है। इतने बच्चे बीबीए में पास हो रहे हैं, बीसीए में पास हो रहे हैं, बीकॉम में पास हो रहे हैं, उन सारे डाटा को आप कैसे पढ़ोगे, बहुत टाइम लगेगा। एक सिंगल वैल्यू दे दी मैंने कि 95% रिजल्ट है इस कॉलेज का। एक सिंगल वैल्यू जो वो पूरे डाटा को पढ़ने से हमें बचाता है, उस पूरे डाटा का कंक्लूजन दे देता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। उस पूरे का एक आंसर दे दिया जिससे हमारा डिसीजन लेना और सारी चीजें इजी हो जाती हैं, इसे सेंटर टेंडेंसी कहते हैं। इस एक परसेंटेज से आपका डिसीजन लेना इजी होगा। ये कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे आंसर्स आते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन इसका मतलब यही होता है सेंटर टेंडेंसी का, जो हमें वो डाटा को पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, उससे हमें कंक्लूजन निकालना इजी हो जाता है अगर एक सिंगल वैल्यू मिल जाए। फटाफट से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा क्या है, ध्यान से देखना क्या लिखा है। अ लार्ज नंबर ऑफ बिग फिगर्स इज कंफ्यूजिंग टू माइंड। एक चीज और, यहाँ जो भी लिखा है उसको लर्न करने का कोई प्रेशर नहीं है, समझने का प्रेशर है। समझ लेना अच्छे से, उसको अपनी लैंग्वेज में जाके पेपर में लिख देना। जो लाइंस एज इट इज लर्न करनी है वो मैं साथ साथ बताऊंगी, बट ये इंट्रोडक्शन ऐसा लर्न नहीं करना, सिर्फ समझना है, पेपर में जाके अपनी लैंग्वेज में चीजें लिखना। क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ बिग फिगर्स इज कंफ्यूजिंग। जब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फिगर्स दी जाती है वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। टू माइंड इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू एनालाइज देम। अगर आपको सारा रिजल्ट बता दिया जाए, बीबी में इतने क्लियर हुए, बीसीए में इतने क्लियर हुए, आप वहां के कॉलेज की सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। अच्छा यहाँ बीबीए में ज्यादा क्लियर हो रहे हैं, अच्छा यहाँ पे बीसीए में ज्यादा क्लियर हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा। आपको देखना कॉलेज कौन सा अच्छा है जहां ज्यादा बच्चों के जहां पे री कम आ रही है बच्चों की, तो आप कैसे सिलेक्शन करोगे। एक एक बच्चे का तो चेक नहीं कर सकते, एक एक क्लास का तो चेक नहीं कर सकते, एक सिंगल वैल्यू से इजीली चेक कर पाओगे। तो ये लिखा है, इट इज
ऑल्सो डिफिकल्ट टू एनालाइज देम, आप इजिली इसको एनालाइज भी नहीं कर पा रहे. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा and to make them comparable, it is essential that the various figures which are being compared are reduced to one single figure each. हम ज़्यादा डाटा को एनालाइज नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, उसको सिंगल डाटा या सिंगल फिगर में कन्वर्ट करना पड़ता है. उस सिंगल फिगर को क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी. बताओ क्लियर है? पक्का अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बस समझना है कि हमें ना जो डाटा ज़्यादा दिया होता है वो डिफिकल्ट है एनालाइज करना, उसको कंपेयर करना डिफिकल्ट है, उसको कॉम्प्लेक्स डाटा को इजी बनाने के लिए ताकि हम कंपेयर कर पाए एक सिंगल फिगर में चेंज करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी. आगे चलते हैं नेक्स्ट. जैसे मैंने बोला ना अपनी लैंग्वेज में सिंपल, ऐसे आप अपने एग्जाम में जाके चीजें लिख देना. सेकेंड क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी बोलो या फिर एवरेज बोलो, एक ही बात होती है. एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी एक ही बात है, ये चीज का ध्यान रखना. एंड एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू. अब मीनिंग इंट्रोडक्शन में क्या बताया? पूरा एक लेमन लैंग्वेज में बता दिया. अच्छा ये चीजें हैं. मीनिंग क्या है? थोड़ा सा और प्रिसाइज होंगे और थोड़ा अंदर जाके बात करनी शुरू करेंगे. मीनिंग क्या है सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज का? मीनिंग का मतलब क्या है? ध्यान से देखना. मीनिंग क्या है? एंड एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा. जब हम मीनिंग की बात करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन में लेमन लैंग्वेज में बात की थी. मीनिंग में थोड़े वर्ड्स और अच्छे करेंगे जिससे और अच्छे से क्लैरिटी हो में डेफिनेशन, और अच्छे से टर्म अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, तो मीनिंग क्या है? कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक वैल्यू जो रेंज में आती है. रेंज का मतलब मान लो मैंने आपकी परसेंटेज निकालनी है. ठीक है, आपके मान लो 75 है, एक में 73 है, एक में 72 है, एक में 86 है, ऐसे करके एक में 99 है. ठीक है, मैंने आपकी परसेंटेज निकालनी है, एवरेज निकालनी है, कुछ भी निकालना है. जो भी एवरेज निकलेगी वो इस डाटा की रेंज में ही निकलेगी. रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 99. मिनिमम वैल्यू क्या है? दैट इज 7. जो भी आंसर मेरा निकलेगा एवरेज का वो 86 और 99 के बीच में ही कहीं आ रहा होगा. जो भी डाटा की हम एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं वो हमेशा रेंज में होती है. रेंज का मतलब जो डाटा की मैक्सिमम वैल्यू है, जो डाटा की मिनिमम वैल्यू है, उसका आंसर इन्हीं के बीच में आ रहा होगा. एवरेज का आंसर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही आ रहा होगा. आप इसकी एवरेज निकाल लो, इनके बीच में ही आएगी. तो ये क्या कह रहे हैं? सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? दैट इज ये सिंगल वैल्यू है विद इन द रेंज. रेंज के अंदर आता है. ठीक है, आगे क्या लिखा है? दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज. जो यूज होती है किस लिए? उस पूरे को ना पढ़ना पड़े, वो एक वैल्यू से उस पूरे का पता लग जाए, मतलब ये इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्या है? ये सिंगल वैल्यू होती है, रेंज के अंदर होती है और रिप्रेजेंट करती है उस सारे को. क्लास में ही चीजें याद कर लो. सिंगल वैल्यू है, रेंज में है और रिप्रेजेंट करेगी उस सारी वैल्यू को. सारे को ना पढ़ना पड़े इसलिए वो सिंगल वैल्यू से हमने काम निकालना है. ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा है? सच एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डाटा. इट इज देयरफॉर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. क्योंकि ये रेंज में होने की बात कर रहा है. रेंज का मतलब कहीं ना कहीं उसी के बीच में आएगा. जो भी आंसर आएगा इस डाटा के बीच में ही आ रहा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेजर. मेजर मतलब कैलकुलेट करना. किसका? सेंट्रल टेंडेंसी का. इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं क्योंकि जो आंसर आता है वो हमारी रेंज के अंदर आता है, रेंज के बीच में आता है, इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. तो मीनिंग क्या हुआ? दैट इज सिंगल वैल्यू होना चाहिए, विद इन द रेंज होना चाहिए और वो रिप्रेजेंट करता है सारे डाटा को. उसको कहते हैं दैट इज एवरेज या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. क्योंकि ये रेंज में होता है इसलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है. इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा लेमन लैंग्वेज होती है. मीनिंग के अंदर आगे क्या होता है? थोड़े से वर्ड्स और एक्स्ट्रा डाल जाते हैं जिससे और क्लैरिटी हो. जैसे आपको आप पेपर में लिखोगे तो रेंज माइंड में होना चाहिए, सिंगल वैल्यू माइंड में होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन वर्ड माइंड में होना चाहिए. आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे. नेक्स्ट चलते हैं. मीनिंग के बाद नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशन. अब मीनिंग और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? मीनिंग का मतलब क्या होता है कि हमें चीजें समझ आई, हमने लिख दी. इंट्रोडक्शन में बिल्कुल लेमन लैंग्वेज होती है. मीनिंग में है हमारी लैंग्वेज लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे डाले जाते हैं जिससे और क्लैरिटी हो. लेकिन डेफिनेशन तो एग्जैक्ट वही है
जो एक्चुअल लैंग्वेज चाहिए होती है। तो डेफिनेशन आपको एज इट इज लर्न करनी होती है, इसमें आपने अपनी लैंग्वेज नहीं डालनी, ठीक है। मीनिंग में अपनी लैंग्वेज डाल दो, वर्ड्स वही रखो, लेकिन डेफिनेशन आपने एज इट इज लर्न करनी है। क्या कह रहे हैं? एन एवरेज इज अ सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप। सिंपल सी डेफिनेशन है। एवरेज क्या है, सेंटर्ड टेंडेंसी क्या है? एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल फिगर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है होल ग्रुप को। उस पूरे ग्रुप का मुझे रिजल्ट ना पढ़ना पड़े, सारे स्टूडेंट्स कितने पास हुए कितने फेल हुए ना पढ़ना पड़े। एक मैंने देख लिया 95% रिजल्ट है इस कॉलेज का, तो वो 95% एक सिंगल फिगर है और इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट देम इन सम वेज। वो एक वैल्यू है जो कहां से चूज की गई है? ग्रुप से। क्यों? हमने कहा था वो सिंगल फिगर कहां से होनी चाहिए? दैट इज फ्रॉम द रेंज होनी चाहिए। तो यहां से फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ डाटा का मतलब यही है कि जो भी आप आंसर निकालोगे वो हमारी रेंज में ही होना चाहिए। रिप्रेजेंट देम इन सम वेज, उस पूरे ग्रुप का एक ही रिप्रेजेंटेटिव है जो हम आंसर निकालेंगे। तो वहां से बिलोंग करते हैं, लिखा है ना फ्रॉम अ ग्रुप। फ्रॉम अ ग्रुप का मतलब वो विद इन द रेंज होना चाहिए। यहां लिखा है रिप्रेजेंट देम इन सम वेज, क्योंकि उस पूरे ग्रुप का वो रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए कहा गया कि रिप्रेजेंट देम इन सम वेज। अब आपको इंट्रोडक्शन पता है, दैट इज मेजर ऑफ सेंटर्ड टेंडेंसी का। आपको डेफिनेशन पता है और इससे पहले हमने मीनिंग की है। मेन वर्ड्स क्या है? सिंगल वैल्यू होता है, विद इन द रेंज होता है, एंड थर्ड ये रिप्रेजेंट करता है ऑल ग्रुप को। इन 3 वर्ड्स पे ही हमने ये 3 स्लाइड्स कर ली है। क्लियर है चीज? अच्छे से क्लास में ही चीजें माइंड में रखो। चले नेक्स्ट, पक्का? चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। पर्पस क्या है? काम क्या करता है? फंक्शन क्या करता है एवरेज? चाहे पर्पस पूछा जाए चाहे आपको फंक्शन पूछा जाए, आपने यही पॉइंट्स करने हैं। इन पॉइंट्स की जो हेडिंग है ये आप अच्छे से माइंड में रखना, पेपर में एज इट इज लिखना। अंदर की जो चीजें हैं वो आप चेंज कर सकते हो, चेंज इन द सेंस अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, एज इट इज नहीं लिखना। लेकिन ये वाली चीजें आप एज इट इज पेपर में जाके लिखो, टीचर को पता लगेगा अच्छा आप तैयारी करके आए हो, आपको हेडिंग्स पता है, पॉइंट्स अच्छे से पता है। तो पर्पस क्या है एवरेज का? फंक्शन क्या है एवरेज का? पहला ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। हम ना पहले ही बता रही हूँ, थ्योरी में क्या करते हैं वो एक ही चीज को अलग अलग वेज में लिख रहे होते हैं, बस यही एक आर्ट है थ्योरी का। अगर आपको पेपर में थ्योरी अच्छे से लिखनी है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखना सीख लो। अब उसने कहा पर्पस क्या है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अभी हमने कहा कि सिंगल वैल्यू देता है जो हमारा काम इजी कर देता है ना, वही लिखने का तरीका अलग है कि पहला पर्पस क्या है एवरेज का, कि ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है। रो डाटा को समझना मुश्किल हो जाता है, ये एक हमें सिंगल फिगर दे देता है जिससे कंपैरिजन इजी होते हैं और भी सारी चीजें इजी हो जाती है। तो पहला फंक्शन है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, फटाफट से पढ़ लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ एवरेज इज टू प्रेजेंट सिंपल एंड सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रो डाटा। रो डाटा का एक सिंपल सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ये दे देता है। एंड एवरेज रिड्यूसेस अ मास ऑफ डाटा इनटू अ सिंगल टिपिकल फिगर। फिर से वही बात, बहुत सारा मास ऑफ डाटा होता है उसको सिंगल फिगर में ले आता है। इट enables one to draw a general conclusion about the characteristics of phenomenon under study। अगर आपको सिंगल फिगर मिल जाए तो आप उस चीज के बारे में अच्छे से जान पाते हो। जैसे अभी हमने कॉलेज का एग्जांपल लिया कि अगर मुझे पता लग जाए इस कॉलेज का इतने % रिजल्ट है तो मेरे लिए डिसीजन लेना इजी हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने यही एग्जांपल लिया कि जो भी आप चीज पढ़ रहे हो, जिसके बारे में पढ़ रहे हो, उसके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है अगर आपके पास एक सिंगल फिगर में आंसर आ जाए। बताओ ये क्लियर है? पक्का। अब नेक्स्ट देखो, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। अब स्टोरी की तरह देखो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल गई, अगर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल गई, एक सिंगल आंसर मिल गया, तो हेल्पफुल इन कंपैरिजन, कंपैरिजन करना तो इजी होगा क्योंकि सिंगल आंसर मिल चुका है। एवरेज हेल्प्स इन द मेकिंग कंपैरिजन ऑफ सेट्स ऑफ डाटा। ये सेट्स ऑफ डाटा का कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। इसमें आप एग्जांपल डालोगे, अब आप कॉलेज वाला एग्जांपल अपने पेपर में तो नहीं लिख सकते, ये तो आपको समझाने के लिए था। तो पेपर में आप यहाँ पे एग्जांपल डालोगे
पर कैपिटा इनकम का। क्या डालोगे? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? जैसे मैं बात करूं पर कैपिटा इनकम यूएस की और पर कैपिटा इनकम हमारी। अब पर कैपिटा इनकम हमारी इंडियंस की कम है एज कंपेयर टू यूएस से। क्यों? यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम होता क्या है? दैट इज एवरेज इनकम अर्न बाय अ पर्सन। एक एवरेज इनकम कितना कमाता है एक पर्सन। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, यूएस में बात करूं, तो इंडिया में पर पर्सन की जो इनकम है वो कम है एज कंपेयर टू यूएसए। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडियंस की, इंडिया की कम है एज कंपेयर टू यूएसए। तो आप यहाँ पे लिखोगे, कैसे बता रही हूँ? एवरेज हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन सेट्स ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए। ये कैसे पता लगा? अब हर एक पर्सन का तो हम डाटा नहीं लेके आए ना, तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम्हारी इनकम कितनी, अच्छा यूएसए इतनी कम है, नहीं। हमने सारा डाटा कलेक्ट किया, उस सारे डाटा को एनालाइज किया स्टैट्स की हेल्प से, और ये पता लगाया कि पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की कम है एज कंपेयर टू यूएसए। तो आप यहाँ लिखोगे, इसमें भी किसने हमारी हेल्प की? एवरेज ने हेल्प की, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ने हेल्प की। तो हेल्पफुल इन कंपैरिजन, ठीक है, आप लिखोगे हेल्प करता है। क्या हमने कंपेयर करके लिखा? पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन दैट ऑफ यूएसए। आप यहाँ पे एग्जांपल डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसीज। जब ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है, जब ये हमें एक कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, तो ऑब्वियस है ये हमें नई पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करेगा। कैसे? अगर ये कंपैरिजन में हेल्प करेगा तो जो हमें कमियां लग रही हैं तो उसको कवर अप करने के लिए ये हमें नई पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल, पर कैपिटा इनकम इंडिया की कम है, ठीक है, बट उसको करेक्ट करने के लिए स्टार्ट से हमने देखा ये चीज बढ़ जाए तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है। तो यही पर है कि ये जो हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है, कंपैरिजन करता है, एवरेज हमें ये सारी चीजों में हेल्प करती है, तो वो हमें नई पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करती है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम का पता लग गया, एक सिंगल आंसर मिला। ये मैं आपको स्टोरी की तरह लर्न करवा रही हूँ पॉइंट्स। सिंगल आंसर मिला, कंपैरिजन करना आ गया, कंपैरिजन में पता लगा भाई हम तो पीछे चल रहे हैं, पीछे चलने में तो हमें कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? पॉलिसीज बनाएंगे। तो एवरेज हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन और नई पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करता है। क्या लिखा है? एवरेज हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, व्हेन गवर्नमेंट फाइंड दैट एवरेज पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज वेरी लो, इट कैन फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसीज टू इंक्रीज इट। आप स्टोरी की तरह अगर पॉइंट्स लर्न करोगे, आपको कभी नहीं भूलने वाले कोई पॉइंट्स। ये हेडिंग एज इट इज लर्न करना। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है, फिर हमें कंपैरिजन कराने में हेल्प करता है, और फिर नई पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? पक्का? चले फिर 2 पॉइंट्स और हैं। फोर्थ क्या है? बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर हमारे पास, हमें स्टैट्स में और भी एनालिसिस करने हैं, अगर हम एक उस पूरे रो डाटा को सिंगल पॉइंट में ला ही नहीं पाएंगे, रो डाटा को सिंगल पॉइंट में लाने का मतलब क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है। अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी कर ही नहीं पाएंगे तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। हम फंक्शंस किसके कर रहे हैं? सेंट्रल टेंडेंसी के। तो सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा क्या करता है कि हमें चाहिए ये सिंगल डाटा में कन्वर्ट, सिंगल फिगर में ले आता है, वो आगे हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प करता है। तो यही यहाँ लिखे, हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं एवरेज के। क्या एवरेज का फंक्शन काम क्या करता है? अरे वो सिंगल में लाता है ना वैल्यू में, तो उससे हमें क्या हो जाता है? हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प मिल जाती है। तो ये लिखा है, एवरेजेस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एक सिंगल वैल्यू आने के बाद उसका आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि जो एवरेज है वो पूरे ग्रुप को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर देती है। पूरे ग्रुप का क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है ना, एक सिंगल वैल्यू पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देती है। वो लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स का मतलब इतना सारा डाटा था कि बीबीए में इतने क्लियर हुए, बीसी में इतने क्लियर हुए, बीकॉम में इतने क्लियर हुए। मैंने कहा 95% रिजल्ट है इस कॉलेज का। इस एक सिंगल वैल्यू ने इस पूरे को क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। वही यहाँ लिखा है कि एवरेज क्या करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स है। यूनिवर्स किसको कह रहे हैं? जिस पूरे डाटा को हम एक सिंगल वैल्यू में ला रहे हैं, ये इस पूरे डाटा का जो बंडल है, इसको वो यूनिवर्स बोल रहा है। देखो क्या लिखा है, एवरेजेस रिप्रेजेंट द यूनिवर्स
और दैट इज द मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। एवरेज क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एवरेज होता क्या है, एक आंसर जो हमारा आया हुआ है, कहते हैं ये एवरेज क्या करता है, पूरे यूनिवर्स को, मास ऑफ डाटा को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंगली एवरेज हेल्प इन नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल। मैं इस पूरे के बारे में एक बात जान गई कि इसका रिजल्ट 95% है। इस एक आंसर ने इस पूरे के बारे में मुझे जानने का एक मतलब वे दिया है, इस पूरे के बारे में बता दिया। तो यही यहाँ लिखा है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगे, उसमें एवरेज आपको हेल्प करता है। ये लिखा देखो, एवरेज हेल्प्स इन नोइंग द characteristics of the that is universe as a whole। ये 5 functions हैं। 5 functions सेम वही चीजें इसमें बताई गई हैं जो हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है, उससे कंपैरिजन हो जाता है, फिर आपको कंपैरिजन के बाद पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, बेसिस है स्टैट्स का, और लास्ट इज रिप्रेजेंटेशन है होल इनवर्स का। सारे पॉइंट्स एकदम लाइन में लगे हुए हैं, सबका मीनिंग एक ही है, जो हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। बताओ क्लास में लर्न हुए 5 के 5 पॉइंट्स पक्का? यहाँ पे पोस्ट करके एक बार माइंड में बोल लो, अच्छा फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जल्दी से बोलो, यही क्लास में चीजें लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। पहले हमने क्या डेफिनेशन, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन, फंक्शंस या फिर पर्पस पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में बताओ, प्रॉपर्टीज बताओ गुड एवरेज। गुड एवरेज है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, कब कहेंगे कि गुड एवरेज है, जब उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत आसान हो, हमें डाटा दिया हुआ है, हम उसकी एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज का आंसर हमें अच्छे से समझ आ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड, अगर हम इजीली समझ पा रहे हैं वो गुड एवरेज है। नेक्स्ट इज इट शुड बी इजी, सिंपल टू कंप्यूट, डाटा दिया गया है, हम इजीली एवरेज निकाल पा रहे हैं। ये नहीं डाटा बहुत अलग अलग दिया हुआ है जो हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर रहे, पॉइंट्स में ज्यादा है, या फिर एक डाटा 1000, 2000, एक 5 लाख दिया हुआ है, अगर इतना डिफरेंस होगा तो भी हमें कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है अभी बताऊंगी। तो इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, कैलकुलेट करना इजी हो, समझना इजी हो। इट शुड बी यूनिकली डिफाइंड हो, ये नहीं मैं एवरेज का आंसर निकाल रही हूँ अलग आए, आप एवरेज का आंसर निकाल रहे हो अलग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिकली डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जितना डाटा दिया हुआ है उस सब को कंसीडर करते हुए, उन सब के साथ खेलते हुए आपने एवरेज का आंसर निकालना है। ये नहीं कोई ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं लग रहा पॉइंट्स में उसको छोड़ दो बाकी को ले लो, नहीं, सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हुए अगर आप एवरेज निकाल रहे हो उसको गुड एवरेज कहेंगे। इट शुड बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब उस पर कोई इफेक्ट ना डाले एक्सट्रीम वैल्यूज, किस पे ना डाले, एवरेज पे। इसका मतलब क्या है, किसी भी एवरेज को गुड एवरेज तब कहते हैं जब उस पे एक्सट्रीम वैल्यूज कोई फर्क ना डाले। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, ध्यान से समझना। एक की सैलरी 50,000 फॉर एग्जांपल, घर में एक की सैलरी 70,000 है और एक की सैलरी होगी 3 लाख। एक की सैलरी कितनी होगी, 3 लाख होगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये 50,000, 70,000, 3 लाख, आप इसकी एवरेज निकालोगे 1 लाख समथिंग आएगी। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि सबकी 1 लाख के आसपास है, पर ऐसा नहीं है, एक की 50 है, एक की 70 है, एक की 3 लाख है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, ये 3 लोगों की सैलरी है घर में, ठीक है, 50, 70, 3 लाख। अगर मैं इसकी एवरेज निकाल रही हूँ तो 1 लाख समथिंग आएगी। एवरेज का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज घर में सब इतना कमा रहे हैं, लेकिन घर में सब 1 लाख नहीं कमा रहे, वो 1 लाख अर्न नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एवरेज मिसगाइड कर देगी अगर 1 लाख समथिंग आएगा। ये मिसगाइड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रीम वैल्यू आई, जो हमें डाटा दे रखा है उसमें ज्यादा डिफरेंस है। कहाँ 50,000, 70,000 की बात हो रही थी, कहाँ 3 लाख की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सट्रीम वैल्यूज आई है। तो एवरेज पे एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट पड़ता है तो वो गुड एवरेज नहीं होती। तो डाटा आसपास की वैल्यूज होनी चाहिए और उससे जो एवरेज आती है वही गुड एवरेज कहलाती है। इसकी एवरेज 1 लाख समथिंग आएगी। एवरेज का मतलब है कि सबके घर में इतनी होगी सैलरी, लेकिन घर में सबकी 1 लाख नहीं है, तो 50,000 है, 1 लाख समथिंग तो डबल सैलरी होगी, वो ठीक कंक्लूजन नहीं आएगा। तो इट मींस अगर एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, डाटा में बहुत डिफरेंस होता है, कहाँ 50,000 कहाँ 3 लाख, तो वहां
पे क्या दिक्कत आती है, एवरेज में दिक्कत आती है। तो वो एवरेज गुड एवरेज नहीं होती जिसपे आपका एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट पड़ता है। इट शुड नॉट बी, वो इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसका, एक्सट्रीम वैल्यूज का, तब वो गुड एवरेज होती है। क्लियर है, पक्का। चले नेक्स्ट देखो, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। आंसर ऐसा पूरा निकाला, ये नहीं आप ऐसा आंसर दे दो 3 1 कुछ भी ऐसा आंसर दे दो जो पूरा सोल्व ना किया हो, जैसे 3 × 1 समथिंग ऐसे करके आपने आंसर छोड़ दिया, अच्छा कैलकुलेट कर लो, नहीं ऐसा नहीं, पूरा आंसर निकालना है, पॉइंट में हो, मिक्स फ्रैक्शन, कुछ भी, पूरा आंसर निकाल के दो कि अगर उस आंसर को आगे हमें किसी फर्दर कैलकुलेशन में यूज करना पड़े तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आंसर है तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज गुड एवरेज। बताओ क्लियर है, पक्का। तो किसको गुड एवरेज कहते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कंप्यूट। फिर थर्ड क्या था, आप इसको ऊपर नीचे कोई भी पॉइंट जो माइंड में आ रहा है पहले वो पॉइंट लिख सकते हो। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट होना चाहिए, आपको एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपका जो आंसर्स हैं वो पूरे ऐसे होने चाहिए जिसको हम आगे फर्दर कैलकुलेशन में यूज कर पाए। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है, नहीं, सेम आंसर आना चाहिए, दैट इज यूनिकली डिफाइंड होने चाहिए, और सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होने चाहिए। ये 6 प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, गुड एवरेज के। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अब टाइप्स ऑफ एवरेजेस, टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेजेस, उसमें आता है अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट इज मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हम एक एक करके इनकी मेरिट्स डिमेरिट्स ये है क्या, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है। हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है वो समझा, पहले इंट्रोडक्शन की, फिर हमने मीनिंग किया, डेफिनेशन की। डेफिनेशन के बाद हमने कहा कुछ और अच्छी इसके बारे में चीजें पढ़ते हैं। हमने कहा कि इसका पर्पस बताओ, पर्पस हमने देखा कि फंक्शन कैसे करता है वो बताओ, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज किए, माइंड में क्लियर हो। जो फंक्शंस किए थे वो क्या थे कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर देता है, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि गुड एवरेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अरे जो सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कंप्यूट है, ऐसे करके माइंड में चीजें बिठाओ साथ साथ, क्लास में पेपर में बहुत इजी चीजें लिख पाओगे। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एवरेज में मीन, मोड, मीडियन आता है। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन, वही हाँ ये मीन मोड मीडियन वाला ही मीन है, दैट इज अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं, बाद में पढ़ेंगे लैंग्वेज क्या कह रहे हैं, पर सोचो अगर अरिथमेटिक मीन वर्ड बोला गया हमारे माइंड में क्या आता है, सिंपल सी चीज देखो, अगर x इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है 1 2 3 और कह रहे हैं इसका अरिथमेटिक मीन निकालो इस डाटा का, बहुत सिंपल सी चीज है, आप इन सबको ऐड कर दो 1 + 2 + 3 और डिवाइड कर दो जितने ये नंबर हैं, ये 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आने वाला है 2। इस डाटा का अरिथमेटिक मीन क्या है 2। आपने सारी आइटम्स को प्लस किया, डिवाइड बाय जितनी ये नंबर ऑफ आइटम्स है, ये हमारा अरिथमेटिक मीन निकल गया। हाँ और भी फॉर्मूलाज है, कंटिन्यू सीरीज का अलग, डिस्क्रीट का अलग, इंडिविजुअल का अलग, लेकिन जो बेसिक सी चीज जो हम लोअर क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, अरिथमेटिक मीन के अंदर क्या आता है, दैट इज ऐसे निकाला जाता है, सिंपल सा फॉर्मूला, x बार मीन के लिए लिखा जाता है इज इक्वल्स टू समीशन x बाय n। हम कहते हैं ना मीन मोड मीडियन, यही वो मीन वाला, यही वो अरिथमेटिक मीन है। तो x बार इक्वल टू समीशन x बाय n कि सारे x को ऐड करो, ये सारे x को मैंने ऐड किया, समीशन का मतलब होता है ऐड करो, सारे x को मैंने ऐड किया, नीचे क्या लिखा है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो लिखो, ये 3 आइटम से 3 लिखा, ये अरिथमेटिक मीन निकल जाता है। बाकी सारे फॉर्मूलाज हैं लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो जब अरिथमेटिक मीन के बारे में लिखा जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है, इसी फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। क्लियर है चीज? और भी है, कंटिन्यूस डिस्क्रीट में बार बार बोल रही हूँ, ये और भी इनके लिए फॉर्मूला है, लेकिन बेसिक जिससे इसकी पहचान है, जिससे इसको डिफाइन किया जाता है, वो यही वाली डेफिनेशन है। देखो क्या कह रहे हैं, अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अरिथमेटिक मीन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मीडियन मोड भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो अरिथमेटिक मीन है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, अरिथमेटिक मीन है क्या, अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड, कैसे डिफाइंड है, एज द वैल्यू, वो एक वैल्यू है, एक आंसर ही तो है,
है हमारे पास, ये अरिथमेटिक मीन क्या आया, हमारे पास एक आंसर ही तो आया। तो अरिथमेटिक मीन क्या है, एक आंसर है। कैसे निकला, विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज, जितनी आइटम्स थी अगर उनको ऐड कर दिया जाए एंड डिवाइडिंग दिस टोटली बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाता है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए अगर हमें ये समझ है ये निकलता है कैसे, बेसिक वाला फॉर्मूला वही हमने डेफिनेशन में लिखा होता है। ये एक सिंगल वैल्यू है, कैसे ऑब्टेन होती है, एडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाता है। और कुछ नहीं इसकी डेफिनेशन में एक्स्ट्रा डालना, यही डालना है। अगर पेपर में लेंथी क्वेश्चन आता है तो आप पहले इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज समझा रहे होगे, फिर आप बताओगे उसकी एक टाइप है अरिथमेटिक मीन, फिर ये डेफिनेशन बता रहे होगे। लेकिन अगर सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा गया डिफाइन अरिथमेटिक मीन, तो आपको सिर्फ यही लैंग्वेज डालनी है। साथ मेरिट डीमेरिट जो पूछेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे, वो भी आप लिखोगे। बताओ क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है, अरिथमेटिक मीन मे बी ऑफ 2 टाइप्स। अरिथमेटिक मीन के 2 टाइप्स है, दैट इज सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल में कैसे कैसे काम करना है, इंडिविजुअल के लिए, डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूस के लिए, सिंपल के अंदर ही आता है, दैट इज कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये सब हमने पढ़ लिया। आज की क्लास सिर्फ डेफिनेशंस थ्योरी पढ़ने की है, सिर्फ हम थ्योरेटिकल चीजें करेंगे। ये सबके फॉर्मूला हम कर चुके हैं, अगर आपको रिवाइज करना है वन शॉट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी थ्योरी पढ़ लो। दूसरा क्या है, वेटेड अरिथमेटिक मीन, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं करनी हमने। नेक्स्ट इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन करेंगे, सिंपल में कोई डेफिनेशन नहीं करनी, वो फॉर्मूलाज जो आप सीखे हैं, जो आपने क्वेश्चंस किए उसी से काम चलेगा, कोई आपको वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला थ्योरी का। वेटेड की हम डेफिनेशन करेंगे। अब वेटेड अरिथमेटिक मीन देखो बहुत सिंपल है, ये भी ध्यान से समझना। पढ़ते हैं पहले समझो ये होता क्या है। जितना भी हमें बहुत सारा डाटा दिया गया है, अब उसमें से कुछ डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ की इंपॉर्टेंस कम है। तो जब इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में डाटा के साथ उसके वेट्स भी दिए जाए, क्वेश्चन में दिया होता है ये इसकी वैल्यूज है, ये इसके वेट्स हैं, तो अगर क्वेश्चन में हमें वैल्यूज के साथ उसके वेट्स भी दिए जाए, वेट्स किसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं कि कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, ये वैल्यू की ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका वेट उसके अकॉर्डिंग, ये वैल्यू की कम इंपॉर्टेंस है उसका वेट उसके अकॉर्डिंग। जब ऐसे वैल्यूज दी जाए, वेट्स दिए जाए इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर हम उसका अरिथमेटिक मीन निकालें, उसको वेटेड अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। देखो ये लिखा है, व्हेन एवरी आइटम इन अ सीरीज इज असाइन्ड सम वेट अकॉर्डिंग टू इट्स सिग्निफिकेंस। जितना इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है उसकी इंपॉर्टेंस, जितनी इंपॉर्टेंस है उस डाटा की, अगर उसके अकॉर्डिंग उसको वेट्स दे दिए जाए, द एवरेज ऑफ सच सीरीज, आपने डाटा को वेट्स दिए, ऐसी सीरीज के जब अरिथमेटिक मीन निकाले जाते हैं उसे वेटेड अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। डाटा का वेट साथ दिया हुआ है उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर हम उसके अरिथमेटिक मीन निकालें, उसको वेटेड अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। हम वेट्स कभी खुद नहीं निकालते, हमें क्वेश्चन में ही दिए होते हैं, सो डोंट वरी, बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। ये सब भी हमने किया हुआ है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, और सुपर इजी। इंपॉर्टेंट तो है ही है लेकिन इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या करते हैं अरिथमेटिक मीन, ध्यान से देखना। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम। सम की बात हो रही है, ठीक है, सम ऑफ, किसका सम, डेविएशंस का, डेविएशंस मतलब माइनस, ठीक है, ऑफ द आइटम, डेविएशंस ऑफ द आइटम्स। डेविएशंस किसकी हो रही है, आइटम्स की, आइटम्स एक्स होती हैं। सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप सारे एक्स में से अगर एक्स बार माइनस करते हो, उन सब को ऐड करते हो, आंसर 0 आएगा। ये अरिथमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ आ रही है कि इसको लैंग्वेज भी ऐसे लिखना है, द सम ऑफ all the deviations of items from arithmetic mean is equals to 0। अच्छा ये प्रॉपर्टी है, कैसे मान लें, अरे एग्जांपल समझाते हैं। हमने कहा x ले लो, एग्जांपल खुद ही देना है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है, ये चीज भी लिखनी है और एग्जांपल भी देना है, ठीक है।
x लिए मैंने 10 से लेके 50 तक, इसका मैंने मीन निकालना है। इन सबको ऐड करो, कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय n करेंगे, सबको ऐड करो, क्या बनेगा, दैट इज 150। ये कितनी आइटम्स है, 5, 150 डिवाइड, ये मीन नहीं है सम है, 150 डिवाइड बाय 5, मीन कितना बन रहा है, दैट इज 30। मीन कितना बन रहा है, 30। मैंने ये एग्जांपल से प्रूव कर रही हूँ कि समीशन x माइनस एक्स बार 0 होता है। समीशन तो बाद में निकालेंगे, पहले सारे x माइनस एक्स बार तो निकाल लें। ये रहे x, पहले मैंने x बार निकाला ताकि मैं x माइनस एक्स बार निकाल पाऊं, ताकि मैं x माइनस एक्स बार निकाल पाऊं। 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, ये सारे मेरे x माइनस एक्स बार आ गए। उसने कहा इनको सम करो, इनको सारों को ऐड करो, इन सबको ऐड कर लो, माइनस 20 प्लस 20 0, माइनस 10 प्लस 10 0, आंसर क्या आ रहा है, 0। ये बात तो सही है, इसका मतलब हमने ये एग्जाम्पल से प्रूफ भी कर दिया और इसकी पहली प्रॉपर्टी भी है कि अगर समीशन x माइनस एक्स बार करो तो आंसर 0 आएगा। लैंग्वेज की फॉर्म में बात करें, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल द आइटम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज 0। ये अपने आप, अगर ये माइंड में रखोगे, लैंग्वेज अपने आप बनेगी। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, पक्का, ये एग्जाम्पल आपने डालना है। मूविंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सेकेंड कहती है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप सम करते हो, सम का मतलब समीशन, किसका, स्क्वायर ऑफ डेविएशंस मतलब स्क्वायर होगा, डेविएशंस मतलब माइनस होगा, ऑफ द आइटम्स, आइटम्स का डेविएशन है तो x आएगा, किससे डेविएशंस हो रही है, फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। कहते हैं अगर आप समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालते हो तो वो मिनिमम होता है, वो सबसे कम वैल्यू रखता है। किससे कम वैल्यू रखता है, अभी देखते हैं। दैट इज इट इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। कहते हैं अगर समीशन x माइनस एक्स बार करो, ये हमेशा कम होगा अगर आप समीशन x माइनस ए मतलब x का किसी और से माइनस करके स्क्वायर करोगे, ये हमेशा ज्यादा वैल्यू आएगी। लेकिन अगर x का x बार से करके स्क्वायर करोगे, ये हमेशा कम वैल्यू आएगी। मैं रिपीट कर रही हूं, मेरी बात ध्यान से समझो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी इसकी वैल्यू से। ये है क्या, ये दोनों बिल्कुल सेम है। द डिफरेंस इज इस x बार की जगह यहाँ पे मैंने a लिखा है। a क्या है, दूसरी वैल्यू x बार के अलावा। अब एग्जांपल से समझाती हूँ। तो आपने ये लैंग्वेज लिखनी है, द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, स्क्वायर जरूर लगाना। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम, दैट इज इट इज ऑलवेज लेस देन द, ये पूरी आपको लैंग्वेज लिखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है, अभी देख लेते हैं। देखो ये क्या लिखा है, यहाँ पे एक x की वैल्यू लिखी है 3 4 5 6 7, आप कोई भी उठा सकते हो, एग्जांपल 10 20 30 40 वाला भी उठा सकते हो। ये सिंपल सा 3 4 5 लिए क्योंकि हमें स्क्वायर्स भी करने हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। इसका मीन निकाला, मीन कितना आया 5, आप निकाल सकते हो, सबको ऐड करना और 5 से डिवाइड करना, मीन 5 आएगा। मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समीशन, पहले मैं x माइनस एक्स बार निकालूंगी, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तभी समीशन का मतलब क्या होता है, पूरे कॉलम को ऐड करना, तभी समीशन निकाल पाऊंगी, पहले उसका कॉलम बनेगा। इस सबको ऐड करो, आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब मुझे चाहिए समीशन x माइनस ए का होल स्क्वायर, तभी तो पता लगेगा इसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू छोटी है। मिनिमम का मतलब छोटा होना और ये बंद का मतलब ये वाली साइड छोटी है, हमने इसको छोटा दिखाना है, तो पहले ये वैल्यू निकाली, ये निकालते हैं, फिर देख लेंगे कि इसकी वैल्यू हमेशा छोटी ही आती है। प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, वो सब पे चीज लगेगी, वो सबके लिए ट्रू है। तो मैंने ये एग्जांपल लिया, इस पे भी ये चीज लगनी चाहिए, ठीक है। अब a की वैल्यू मैंने क्या ली, 4 कैसे ली, मेरे पास मीन कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, तो जो मैंने a उठाया, मीन के आसपास की वैल्यू उठानी होती है। फॉर एग्जांपल हमने इसको एज्यूम्ड मीन कह दिया, तो ये 5 है मेरे पास मीन की एक्चुअल वैल्यू, तो मैंने उसके आसपास की वैल्यू डाटा से उठा ली 4, तो मैंने a की वैल्यू 4 उठा ली। आप a की वैल्यू 6 भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
फिर मैंने x माइनस ए निकालना था ना, a की वैल्यू कितनी है 4, x माइनस 4 निकाला, x माइनस 4 का स्क्वायर, ये रहा x माइनस 4 का स्क्वायर, इसका समीशन करना है, मतलब पूरे कॉलम को ऐड कर दो, आंसर कितना आया दैट इज 15, ये स्क्वायर यहाँ आगे आ गया, ठीक है, ये स्क्वायर वाला 2 आगे आ गया, तो ये वैल्यू कितनी है 10, ये वैल्यू कितनी है 15, देखो मीन वाली वैल्यू कम आई है ना 10, ये 15, यही प्रॉपर्टी में लिखा है कि समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेस होगा किससे, कोई भी x माइनस ए का होल स्क्वायर कर लो, a इसी में से वैल्यूज होंगी। बताओ सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है पक्का। फर्स्ट क्या थी कि समीशन x माइनस एक्स बार 0 होगा, उसमें स्क्वायर नहीं था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अगर आप ये भी लर्न रखोगे ना तो लैंग्वेज बन जाएगी, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज फर्स्ट प्रॉपर्टी की ये 0 होता है। सेकंड कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेस होता है किससे, x माइनस ए के होल स्क्वायर से, सेकंड प्रॉपर्टी ये थी। नाउ मूविंग टू थर्ड, थर्ड क्या कहती है ध्यान समझना, थर्ड कह रही है इफ वी हैव द अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ टू ग्रुप्स देन द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस ग्रुप्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। हमारे पास मान लो 2 ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप ए है एक बी है, इसका मीन 30 दिया हुआ है, इसका मीन 50 दिया हुआ है, मान लो ये पहले वाले का मीन है, ये दूसरे वाले का मीन है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 10 है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 12 है। तो अगर आपको ऐसे 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, इन 2 ग्रुप्स के अलग अलग मीन दिए गए हैं, तो आप यहाँ से कंबाइंड अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हो। कौन सा, द अबव फॉर्मूला कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, अभी लिखती हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं, अभी मैं फॉर्मूला आपको जो बताऊंगी वो 2 के लिए, कहता है उस 2 वाले फॉर्मूला को आप 3 पे और 4 पे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। अभी फॉर्मूला अबव फॉर्मूला बोल रहा है ना, मैंने लिखा नहीं, भी मैं लिखती हूँ। क्लियर हो गई बात। अगर हमें 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, उनके अलग अलग अरिथमेटिक मीन दिए हुए हैं, उनमें नंबर ऑफ आइटम्स बताए गए हैं, तो इनको कंबाइन करके हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना, x12 बार है फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ग्रुप का नाम 1 है, दूसरे ग्रुप का नाम 2 है, x बार मीन है, तो आपने क्या करना है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये फॉर्मूला है कंबाइंड का। क्लियर है चीज। तो अगर 2 ग्रुप्स दे रखे हैं, उनके अरिथमेटिक मीन दे रखे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं, आप कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो और इस फॉर्मूला को आगे 3 या 4 में भी एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर है, चलिए आगे। नाउ मूविंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑन विच मीन इज इक्वल टू, मीन इज बेस इज इक्वल टू द सम ऑफ गिवन आइटम्स। ये क्या लिखे, अरे बहुत सिंपल सी चीज लिखी है, मैं बताती हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, समीशन एक्स बाय एन। बहुत सिंपल चीज है, क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ समीशन एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार, ये भी तो लिख सकती हूँ। ये मेरा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, यहाँ पे एन डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो समीशन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एन इंटू एक्स बार। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द अरिथमेटिक मीन। देखो प्रोडक्ट है किसका, अरिथमेटिक मीन का, एंड नंबर ऑफ आइटम्स, ये अरिथमेटिक मीन है, ये नंबर ऑफ आइटम्स है और इनका यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही, आगे देखो, ऑन विच मीन इज बेस्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द गिवन आइटम्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स एंड अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द सीरीज। यही लिखा हुआ है लैंग्वेज में, लैंग्वेज से नहीं डरना, फॉर्मूला से ही निकली हुई अगली प्रॉपर्टी। एक्स बाय समीशन एक्स बाय एन होता है, ये उधर चला गया समीशन एक्स एन इंटू एक्स बार हो गया। ये लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, सेम चीज कि द प्रोडक्ट ऑफ द अरिथमेटिक मीन and the number of items is equals to the sum of the items of the series। यही आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और यही मैंने यहाँ फॉर्मूला में बता दिया। इसके साथ ये भी लिखना है। बताओ चारों की चारों प्रॉपर्टी क्लियर है। पहली क्या प्रॉपर्टी थी, यहीं पे देखो, पहली थी समीशन x माइनस एक्स बार क्या होता है 0। दूसरी में पढ़ा कि आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमेशा लेस होगा किसी और के स्क्वायर से। थर्ड में क्या पढ़ा कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। फोर्थ में क्या पढ़ा, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज। इसी से ही क्लियर होगा। चलिए 4 की 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है पक्का। लास्ट प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये भी इजी है। अरिथमेटिक मीन में
चेंज आता है अगर उसके स्केल में चेंज आए। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। किसी का कुछ आंसर निकाला है, अगर उसके स्केल में चेंज आए वैल्यूज के, तो अर्थमेटिक मीन में भी चेंज आएगा। ये मैं क्या कह रही हूँ बताती हूँ। ये मेरे पास x है 10, 20, 30, 40, 50। आपको पता है इसका मीन कितना आता है, दैट इज 30। पता है ना इसका मीन कितना आएगा, 30 आता है। अगर मैं इसका स्केल चेंज करूँ, स्केल चेंज करने का मतलब क्या होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि इसकी वैल्यू में कुछ चेंज लाया जाए, सब में सेम चेंज आएगा कि सबको 2 में, सब में 2 ऐड कर दो। मैंने सब में 2 ऐड कर दिया। सब में 2 ऐड करने के बाद देखो जो उसका मीन आया है वो पहले जैसा सेम नहीं है। अगर मैं सब में 2 माइनस करूं, सब में 2 माइनस हुआ, देखो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे 18, 28, फिर मीन निकालू तो वैल्यूज में चेंज आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ, सारी वैल्यूज का मीन निकालू, फिर चेंज आएगा। अगर इसे 2 से डिवाइड करूँ, 10 डिवाइड बाय 2 5, यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 2 10, डिवाइड करके सबका मीन निकालू तो वैल्यू क्या आ रही है 15। तो अगर मैं ऐसे सब में चेंज लाऊं, स्केल का मतलब क्या है, सारी वैल्यूज में सेम चेंज लाऊं। सारी वैल्यू में 2 ऐड किया, अर्थमेटिक मीन में चेंज आया। सारी वैल्यू में 2 माइनस किया, अर्थमेटिक मीन में चेंज आ गया। सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, अर्थमेटिक मीन में चेंज आ गया। सारी वैल्यू को 2 से डिवाइड किया, अर्थमेटिक मीन में चेंज आ गया। तो अगर स्केल चेंज होता है, सारी वैल्यूज में सेम चेंज आता है, तो उसका अर्थमेटिक मीन भी चेंज होता है। ये नहीं है कि सारी वैल्यूज में मैंने +2 किया तो अर्थमेटिक मीन को फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आपने वैल्यूज चेंज किए तो अर्थमेटिक मीन भी चेंज होगा। द अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय, अफेक्ट पड़ता है बाय द चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन का मतलब वैल्यूज में कोई चेंज लाना, सेम तरह का चेंज लाना। अगर इसमें सब में 2 ऐड हो रहा है, सब में होगा, ये नहीं एक में, सब में 2 ऐड हो रहा है तो अर्थमेटिक मीन बदल रहा है। तो चेंज स्केल हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड करके चेंज कर रहे हैं, -2 करके, तो उनके अर्थमेटिक मीन भी चेंज हो रहे हैं। क्लियर है चीज? चले आगे। एक चीज नोटिस किया आपने, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। लास्ट नहीं थी, एक और बची है, 6 प्रॉपर्टीज है। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपने एक चीज नोटिस की, अगर हमने यहाँ पे 2 ऐड किया, जो आंसर आया उसके अर्थमेटिक मीन में भी 2 ऐड आया। हमने यहाँ माइनस करा, सब में जो आंसर आया उसमें भी देखो 2 माइनस आया। वैसे 30 था, 2 माइनस आया। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो 60 आ रहा है, देखो अर्थमेटिक मीन में 30 था, तो अर्थमेटिक मीन में भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अरिथमेटिक मीन चेंज हो रहे हैं जब स्केल चेंज होता है, ओरिजिन चेंज होता है, लेकिन वो अर्थमेटिक मीन जो चेंज वाला है ना, वो भी सेम वैल्यू से चेंज हो रहा है। अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका अर्थमेटिक का आंसर भी मिल सकता है इसके 2 से मल्टीप्लाई करके। इसमें 2 से डिवाइड किया तो इसका वही आंसर होगा। 30 को 2 से डिवाइड करो, इसका आंसर 15 ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे वो चीज मेंशन नहीं है, बट मैं इन जनरल बता रही हूँ। अगर ओरिजिन और स्केल चेंज हो रहे हैं, 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके मीन चेंज होंगे। पर मीन चेंज भी कैसे होंगे, जो पहले आंसर आ रहा था उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ 2 प्लस हुआ तो अब 32 आंसर हो जाएगा। ये -2 हुआ तो इसका मीन कितना हो जाएगा 28। ये मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, पहले 30 था अब 60 हो जाएगा इसका मीन। डिवाइड बाय 2, पहले 30 था, इसका मीन कितना हो जाएगा 15। ये चीज भी नोटिस करने वाली है। क्लियर है चीज? चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, डोंट वरी। इफ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय द actual mean, then the sum of these substitution will be equal to the sum of the individual item। समझ आया? ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आया ना? आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरी बात सुनो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लो आपके पास ये डाटा है हमारे पास, ठीक है, इसका मीन निकालो। मीन कितना आया, दैट इज 30। मीन कितना आया हुआ है इसका, 30 आया हुआ है। कहता है आप सारी वैल्यू को 30 से रिप्लेस कर दो। मेरी बात बहुत ध्यान समझो, बहुत इजी चीज बताई है उसने, अभी समझ आ जाएगी, वो लैंग्वेज भी समझ आएगी अभी। वो कहते हैं कोई वैल्यू लिखी है यहाँ पे, जो भी वैल्यूज है ना उसको उसके मीन से रिप्लेस कर दो। मैंने इसको इसके मीन से रिप्लेस किया, सारी जगह मैंने क्या लिख दिया, 30 लिख दिया, ठीक है। आप इसको ऐड करो, 30 + 30 + 30 कितना होगा 150। अगर आपने सारी वैल्यूज को मीन से रिप्लेस किया है, अब इन सारी वैल्यू को ऐड करो, कितना आ रहा है 150। और इसको पहली वाली वैल्यूज को भी ऐड करो, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 कितना आ रहा है 150। सेम आ रहा है। ये कहता है जो हमें डाटा दिया गया होता है, अगर हम उसको प्लस करते हैं, जो आंसर आ रहा होता है 150, ठीक है, वो सेम होता है उससे अगर हम इस सारे डाटा को उसके एवरेज से, उसके मीन से रिप्लेस कर दे, उनको प्लस करके जो आंसर आता है, ये दोनों सेम होते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो हमारे x की वैल्यूज दी गई हैं, अगर हम उन सबको ऐड करते हैं, जो आंसर आता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, किससे सेम होता है? अगर हम सारी वैल्यूज को हटा के उसकी जगह मीन डाल दें
और उस मीन को ऐड करें, वही सेम आंसर आएगा जो हमारी सीरीज की वैल्यूज को ऐड करके आ रहा था। देखो इन सबको ऐड करके भी 150 आ रहा था, सारे मीन को ऐड करके भी 150 आ रहा था। यही हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। एक बार और इसको किसी और एग्जांपल में देख लो, इसमें देख लो आप, इसमें इसको देखो मीन कितना आ रहा है 5, सबकी जगह 5 लिख दो, ठीक है। अब सारी सीरीज की वैल्यूज को ऐड करो, 3 + 4 कितना आएगा 7, 7 + 5 कितना आएगा 12, 12 + 6 कितना आएगा दैट इज 18, 18 + 7 कितना आएगा दैट विल बी आ जाएगा हमारे पास 25। इसका सम कितना आ रहा है 25, और ये 5 5 5 5 ऐड करो कितना आ रहा है आंसर 25। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो चाहे सीरीज की वैल्यूज हो, सीरीज के आइटम्स का सम हो, चाहे उसके मीन का सम हो, उसको हटा के लिखे, वो दोनों सेम आता है। जैसे 25 25 आया है, यही प्रॉपर्टी है हमारी लास्ट वाली, ये यहाँ पे लिखी हुई है। इफ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस, अगर ओरिजिनल सीरीज की जितनी आइटम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, किससे एक्चुअल मीन से, किससे रिप्लेस कर दिया जाए एक्चुअल मीन से। देखो हमने सबको हटा के एक्चुअल मीन लिखा था, मैंने 5 5 5 लिखा था। देन द सम ऑफ दीज सब्स्टिट्यूशन विल बी, वो जो 5 5 5 लिखा था उसको ऐड किया था, वो किसके इक्वल होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स, जो पहले आइटम्स लिखी थी उनको ऐड करके भी वही आंसर आ रहा है जो उनको हटा के मैंने 5 5 लिखा था उससे आ रहा था, दोनों से ही 25 आ रहा था। यही यहाँ लिखा हुआ है। 6 प्रॉपर्टीज हमने की है अरिथमेटिक मीन की। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। दैट इज नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। रिवाइज कर लो फिर आगे चलते हैं। नाउ मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन सुपर इजी, क्लास में अभी लर्न कर लेना। फर्स्ट क्या कहता है दैट इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। आगे पीछे हो गया ये की बात है। कहता है इसको समझना बहुत इजी है, इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है, ये इसकी एक मेरिट है। सेकंड क्या कहता है इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये कोई भी ऑब्जर्वेशन छोड़ के नहीं चलता। ये नहीं है मैंने कहा था स्टार्टिंग में ये सारी ऑब्जर्वेशन कवर करते हुए चलता है, ये नहीं ये टफ है या पॉइंट्स में छोड़ दो, नहीं, जितनी ऑब्जर्वेशन है इसको कवर करता हुआ चलता है, ये इसकी मेरिट है। थर्ड क्या कहते हैं, कहते हैं जो भी इसका आंसर आता है वो हम आगे फर्दर कैलकुलेशन में यूज कर पाते हैं, यही यहाँ लिखा है। इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। जो हमारे अरिथमेटिक मीन के आंसर्स आते हैं बहुत ऐसे फॉर्मूलाज है जिससे बहुत सिंप्लीफाइड आंसर्स आते हैं, जिसको हम आगे फर्दर कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज इट इज रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब मैं अरिथमेटिक मीन निकाल रही हूँ और आप निकाल रहे हो, दोनों के सेम आंसर्स आएंगे, डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ 0.1 0.2 का चल सकता है, बट ऐसा नहीं मेरा 15 आया और आपका 28 आएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा है तो कोई गड़बड़ है, किसी ना किसी एक का गलत है। अरिथमेटिक मीन का रिजिडली डिफाइंड आंसर्स होते हैं, अलग अलग नहीं होते। आगे देखो इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू एंड नॉट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सीरीज। ये हम कैलकुलेशन से वैल्यू निकालते हैं, पोजीशन के बेसिस पे नहीं निकालते। पोजीशन के बेसिस पे मीडियन होता है, वो आगे आप सीखोगे, बट यहाँ पे लिखा है ये कैलकुलेशन से वैल्यू निकल रही है, यहाँ पे पोजीशन के बेस पे नहीं निकालेगी। तो इसकी मेरिट्स है बहुत इजी है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, समझना भी इजी है और कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। इसके बाद ये सारी ऑब्जर्वेशन कंसीडर करता हुआ चलता है, कोई ऑब्जर्वेशन छोड़ता नहीं है। इसकी जो आंसर है वो आगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी यूज हो जाता है, बताओ और भी आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी है तो उसका आंसर यूज होता है। इतना अच्छा आंसर इसका होता है। रिजिडली डिफाइंड है, आपका मेरा आंसर सेम आने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 0.1 0.2 का हो सकता है। और उसका लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, दैट इज ये पोजीशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। ये 5 इसकी मेरिट्स हैं, क्लास में लर्न हो जाएंगे और ये तो बहुत जगह हम पढ़ेंगे। इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, रिजिडली डिफाइंड है, बहुत इजीली हो जाएंगे। मेरिट्स क्लास में लर्न कर लो। किसकी मेरिट्स हैं, अरिथमेटिक मीन की। नेक्स्ट डी मेरिट्स है। भाई देखो अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी होंगे उसमें, तो डी मेरिट्स भी हैं। डी मेरिट्स क्या है, कहते हैं ये ना हाईली इफेक्ट होता है किससे, एक्सट्रीम वैल्यू से। किससे इफेक्ट होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से हाईली इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि किसी की 50,000 सैलरी है, किसी की 70,000 सैलरी है और किसी की 3 लाख है। अगर आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हो तो ये 1 लाख के पास आएगा, 1 लाख प्लस आएगा। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है यहाँ पे कि सबकी ऑलमोस्ट उतनी ही सैलरी होगी 1 लाख के पास, पर नहीं है 50,000 की मैं कैसे कह सकती हूँ कि 1 लाख प्लस सैलरी है। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है कि घर में सबकी 3 लोगों की मैंने अगर यहाँ पे सैलरी लिखी है, अगर मैं उसका अरिथमेटिक मीन निकालूं, इट मीन्स मान लो कि सबकी ऑलमोस्ट उसके आसपास है। इसका अरिथमेटिक मीन 1 लाख प्लस के आसपास आएगा, तो जिसकी 50,000 है मैं उसको कैसे डिफाइन कर सकते हो अरिथमेटिक मीन उसके लिए कि 1 लाख प्लस आएगा, उसकी 1 लाख प्लस के आसपास नहीं है। तो
एक्सट्रीम वैल्यू से इसको इफेक्ट पड़ता है। मतलब डाटा 50,000 70,000 चल रहा था, ये 3 लाख एक्सट्रीम वैल्यू इस डाटा के लिए जिसने अरिथमेटिक मीन को इफेक्ट किया। यहाँ सही आंसर नहीं मिला। यहाँ पे मीन का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट सबकी उसके आसपास होगी। मीन 1 लाख प्लस के आसपास है, इसकी 1 लाख प्लस के आसपास नहीं है सैलरी, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया मीन। यही यहाँ लिखा है, इट इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इट इज नॉट, क्या लिखा है, दैट इज एडवाइस इफ द सीरीज हैज अ फ्यू एक्सट्रीम आइटम्स। अगर सीरीज में एक्सट्रीम आइटम्स है, मतलब डाटा से थोड़ी अलग है, थाउजेंड्स में चल रहा था 50,000 70,000 चलो 80,000 1 लाख, लेकिन किसी की सैलरी 3 लाख आपने डिफाइन कर दी कि एक्सट्रीम वैल्यू, सबसे अलग सी वैल्यू लिख दी। ज्यादा भी हो सकती है एक्सट्रीम, कम भी एक्सट्रीम हो सकती है। यहाँ पे 50,000 चल रहा था, किसी की सैलरी आपने 100 लिख दी, ऐसा नहीं। एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, 50 70 80 90 ऐसे चल रहा है, वहां तक तो मीन ठीक रहता है। लेकिन अगर आपने एक्सट्रीम 3 लाख लिख दी या एक्सट्रीम कम में 100 या 2000 लिख दी, वहां पे गड़बड़ होगी, मीन में गड़बड़ आने लगेगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंडेड सीरीज। जो ओपन एंडेड सीरीज होती है वहां पे अरिथमेटिक मीन नहीं कैलकुलेट हो पाता। ओपन एंडेड सीरीज का मतलब जो हमने इंटरवल्स वाली करते हैं ना, 5 से 10 10 से 15, जब इसका एंड नहीं बताया जाता कि कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ से क्या चीज चल रहा है, उसको बोला जाता है ओपन एंडेड सीरीज, ऐसे इंटरवल्स में। तो ऐसे में अरिथमेटिक मीन प्रॉपर्ली नहीं निकल पाता। हम निकालते हैं तो वहां पे हम अपनी एजम्पशंस लेके काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे कहा नहीं जा सकता कि वो अरिथमेटिक मीन ज्यादा एक्यूरेट है या नहीं है। तो ओपन एंडेड सीरीज के अंदर अरिथमेटिक मीन काम नहीं करता। तो 2 डीमेरिट्स पहले क्या सीखी, पहली एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए ठीक से काम नहीं करता, सेकेंडली ओपन एंडेड सीरीज के लिए ठीक से काम नहीं करता। थर्ड क्या दे रखा है, कहते हैं समटाइम्स अरिथमेटिक मीन की सरप्राइजिंग एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी आंसर्स ऐसे आ जाते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मीन निकाल रहे हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन का पर फैमिली, कि हर फैमिली में कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं उसका मीन निकाला जा रहा है, वो आ गया 3.5 3.7। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3.5 3.7 नहीं हो सकते। तो कई बार ये ऐसे आंसर्स दे देते हैं जो जस्टिफाइड नहीं होते, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3.5 हो ही नहीं सकते, यही यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। समटाइम्स अरिथमेटिक मीन गिव्स सम मिसलीडिंग एंड सरप्राइजिंग रिजल्ट्स सच एज एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर मैरिड कपल इज। यहाँ पे किसका एग्जांपल दिया गया है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर मैरिड कपल। कितना आंसर आ रहा है 2.5। तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है। मैंने फैमिली का एग्जांपल दिया था, इन्होंने मैरिड कपल का एग्जांपल दे दिया। तो एवरेज चिल्ड्रन मैरिड कपल 2.5 हो ही नहीं सकता, चिल्ड्रन 2.5 कैसे हो सकते हैं। तो ये कई बार ऐसे आंसर दे देता है जो सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाता। नेक्स्ट पे चलते हैं, इट कैन नॉट बी असरटेन ग्राफिकली। हम इसकी वैल्यू ग्राफिकली नहीं निकाल सकते। असरटेन का मतलब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते ग्राफिकली। हम मीडियन निकाल सकते हैं ग्राफिकली, लेकिन मीन नहीं निकाल सकते, तो हम इसको ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इसके एक डीमेरिट है। नेक्स्ट देखो, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इन अ सिचुएशन व्हेन वैल्यू इज मिसिंग। अगर एक भी वैल्यू मिसिंग हुई, हम बाकी वैल्यूज की हेल्प से नहीं निकाल सकते अरिथमेटिक मीन, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला था अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, सारी वैल्यूज को कंसीडर करते हो। अगर एक भी वैल्यू मिसिंग है तो अरिथमेटिक मीन नहीं निकलने वाला। क्लियर है इसकी डीमेरिट। पहली डीमेरिट क्या थी भाई, एक्सट्रीम वैल्यू से इसको इफेक्ट पड़ता है, पहली ये थी। सेकंड क्या थी, ओपन एंडेड सीरीज में काम नहीं करता। थर्ड हमने क्या कहा, कई बार सरप्राइजिंग एलिमेंट दे देते हैं, जैसे यहाँ पे 2.5 की बात होगी, ये ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं हो सकता। और लास्ट में क्या लिखा है, अगर एक भी वैल्यू मिस होती है तो अरिथमेटिक मीन नहीं निकाला जा सकता। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, क्लास में ही लर्न करते चलो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन पे जाने से पहले बताओ, अरिथमेटिक मीन अच्छे से क्लियर हुआ, फिर मीडियन पे जाएंगे। बताओ हमने कितने करने हैं, देखो हमने टाइप्स ऑफ एवरेजेस कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन हमने कवर कर लिया। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि वही सिंपल लिखा था कि सीरीज के टर्म्स को ऐड करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। फिर हमने वेटेड की डेफिनेशन करी, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी। 6 प्रॉपर्टीज थी इसके अंदर जो हमने एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हुए चले, और मतलब जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो भी कैसे लर्न करनी है वो हमने अच्छे से समझा है। इन प्रॉपर्टीज के बाद हमने करी मेरिट्स, मेरिट्स के साथ साथ हमने डीमेरिट्स भी पढ़ ली। क्लियर है चीज, मेरिट्स डीमेरिट्स भी अच्छे से क्लियर होगी। चलिए फिर आगे चलते हैं मीडियन पे। मीडियन क्या है
ये एक पोजीशनल एवरेज है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। जब भी मीडियन निकालना हो हम हमेशा डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। पहले उसको अरेंज करना पड़ता है फिर ही मीडियन निकलता है। तो मीडियन के बारे में हमें क्या क्या पता है, बाद में पढ़ते हैं क्या लिखे है, पहले हमें पता क्या क्या है। ये एक पोजीशनल एवरेज है। क्यों? क्योंकि इसके लिए डिसेंडिंग में पहले डाटा लगाओ या फिर असेंडिंग में, आपकी मर्जी है। इसको आप अरेंज करे बिना कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो वैल्यू दी हुई है असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाओ, फिर जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको मीडियन कहा जाता है। डाटा को एक बार अरेंज कर लो, मान लो 5 वैल्यूज है, जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज मीडियन। मेरी बात बहुत ध्यान समझो, 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये मैंने डाटा पहले ही असेंडिंग में लिखा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, असेंडिंग है। ये बीच वाली वैल्यू, 2 इधर छोड़ी 2 इधर छोड़ी, जो ये बीच वाली वैल्यू है इसी को मीडियन कहा जाता है। अगर आप बीच वाली वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, 1 2 3 4 5 6 मान लो 6 वैल्यूज है, ये हमने वैल्यूज काटनी शुरू करी, बीच वाली वैल्यू निकल ही नहीं रही, बीच में 2 वैल्यूज बच रही है, एक सिंगल वैल्यू नहीं बच रही, तो आप इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपको मीडियन मिल जाएगा। तो अगर 5 वैल्यूज है तो सेंटर वाली वैल्यू मीडियन मिल जाती है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, सेंटर वाली हम ढूंढ नहीं पा रहे, तो जो 2 बीच वाली हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, हमें मीडियन मिल जाता है। हमें मीडियन के बारे में ये सारी चीजें पता है, अब आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले से क्या पता है वो देख रहे हैं। पोजीशनल एवरेज क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना पड़ता है, सेंटर वाली वैल्यू होती है, अगर ऑड है, इवन है तो सेंटर वाली 2 उठा के 2 से डिवाइड कर दो, आपको मीडियन मिल जाएगा। बताओ क्लियर है? पक्का? चलिए आगे अब पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज अ पोजिशनल एवरेज, ये पोजिशनल एवरेज है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन अरेंज्ड ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो मैंने 2 चीजें डिस्कस की है वही यहाँ लिखी गई है, पोजिशनल एवरेज है। और ये कैसे निकलता है, ये मिडल टर्म होती है जब सीरीज को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अरेंज किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। क्या लिखा है? द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंप्राइजिंग द वैल्यूज दैट इज ग्रेटर एंड द अदर वैल्यूज लेस देन द मीडियन। ये क्या लिखा है? सेम चीज लिखी है, देखो 1 2 3 4 5 किया था अभी हमने, ठीक है, ये हमने कहा था ये मीडियन है। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि मीडियन होता क्या है, कि डाटा को अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, जो सेंटर वाली वैल्यू होती है वो मीडियन होती है, हमें ये बात पता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसको लिखने का तरीका अलग है। कहते हैं मीडियन क्या है, वो सेंटर वाली वैल्यू जो पूरी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखो इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। कहता है वो 2 पार्ट भी क्या होते हैं, दैट इज एक में उससे कम की वैल्यूज होती है, एक में उससे ज्यादा की वैल्यूज होती है। ये रहा 3 से कम वाली वैल्यूज इधर है, 3 से ज्यादा वाली वैल्यूज इधर है। उसने ये नहीं कहा असेंडिंग या डिसेंडिंग जोड़ो, उसने कहा एक में कम है एक में ज्यादा है। उसने ये नहीं कहा मिडिल वाली वैल्यू होती है, उसने कहा एक वैल्यू है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कहने का तरीका अलग है, बात वही है। वो ये नहीं कह रहा मिडिल वाली वैल्यू लो, वो कहता है वो एक वैल्यू है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बीच वाली वैल्यू होगी, ठीक है। कहता है या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो बीच वाली वैल्यू होगी। कहता है एक में लेस होते हैं एक में ग्रेटर होते हैं, इसमें लेस है इस पे ग्रेटर है, यही यहाँ लिखा हुआ है। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड द ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मिडिल वैल्यू ना लिख के क्या कह दिया कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, वो वाली वैल्यू है। 1 पार्ट कम, किस 1 पार्ट में क्या होती है, सारी ग्रेटर की वैल्यू होती है और दूसरे में सारी लेस की वैल्यू होती है। तो डेफिनेशन से लैंग्वेज से डरते नहीं है, सब एक ही बात कह रहे हैं घुमा घुमा के, कोई ऐसे बात करे कोई ऐसे, लेकिन आपको सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। पेपर में आपको चीजें लिखने में आसानी होती है। कई बार मटेरियल भी देखा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इतने पेजेस फिल करने हैं, ये चीजें भी देखी जाती हैं, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 2 मार्क्स में मीडियम की डेफिनेशन आ रही है मीडियन की, तो आप ये लिखो, साथ में फॉर्मूला डाल दो। क्लियर है? समझ आई चीज? चले आगे, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेरिट्स ऑफ मीडियन। मीडियन के बारे में अच्छी चीजें बताओ, इसकी मेरिट्स क्या है। देखो ये तो आपको हर जगह मिलेगा, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू कंप्यूट। सबसे बेसिक सी मेरिट है, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। आगे देखो, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। इसको एक्सट्रीम आइटम से फर्क नहीं पड़ता। मीन में था कि किसी की 5000 है, किसी की 10,000 है, उसको 3 लाख से फर्क पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको
इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये पोजीशन के ऊपर बेस्ड है ना, इसने सारी वैल्यूज तो कंसीडर करना है नहीं, इसने पूरा अरेंज करके असेंडिंग या डिसेंडिंग में बीच वाली वैल्यू उठा लेनी है, तो इसको एक्सट्रीम आइटम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इसकी मेरिट है। आगे देखो, मीडियन कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओजाइज, हम इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। जो हमने डी मेरिट्स पढ़ी थी अरिथमेटिक मीन की कि इसको ग्राफ में नहीं शो कर सकते, इसको कर सकते हैं, इसमें एक्सट्रीम वाली प्रॉब्लम आती है, इसमें नहीं आती है, तो पॉइंट्स वही है, बस ये याद रखने हैं कि किसमें क्या चीज है किसमें नहीं है। इसको हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं थ्रू ओजाइज, ओजाइज की हेल्प से हम मीडियन शो कर सकते हैं कैलकुलेशन के बिना भी। आगे देखो, इट इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज इन डीलिंग विद द क्वालिटेटिव फैक्ट्स सच एज ब्यूटी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो ये मोस्ट सुटेबल एवरेज है। बहुत सारी एवरेज होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, ये सबसे सुटेबल एवरेज है अगर आपको क्वालिटेटिव चीजें देखनी है। ऑनेस्टी होगी, दैट इज ब्यूटी होगी, क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होता है, रैंकिंग होती है, कौन कहाँ है, और मीडियन में भी रैंकिंग होती है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, तो यहाँ पे भी रैंकिंग होती है मीडियन के केस में, क्योंकि हम असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाते रैंकिंग ही होगी, और इसमें भी रैंकिंग होती है, तो रैंकिंग वाले दो मिलके, इसलिए मीडियन जो है वो हेल्प करता है, दैट इज ब्यूटी एंड ऑनेस्टी कह सकता है इनके इफेक्ट्स में। मीडियन में भी हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, कम 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 या फिर ज्यादा ज्यादा, कैसे कैसे, सेंडिंग या डिसेंडिंग करते हैं, तो इसमें भी अरेंजमेंट चाहिए होता है। ब्यूटी में कौन कितने पॉइंट्स, ऑनेस्टी में कौन कितने पॉइंट्स, तो क्वालिटेटिव में हमें मीडियन हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट देखो, इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड क्लासेस, ओपन एंडेड सीरीज में मोस्ट एप्रोप्रिएट है। क्यों है मोस्ट एप्रोप्रिएट? बहुत ईजी सा है, अगर आप इसके क्वेश्चंस करोगे आप बहुत ईजिली देख पाते हो। आपको CF निकालना होता है, आपको ईजिली मॉडल क्लास मिल जाती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ओपन एंडेड होने से, तो मीडियन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, आपको इजीली मॉडल क्लास मिल जाती है जिससे आप आंसर निकाल लेते हो। फिर से वही, ये पोजीशनल एवरेज है, हम एक वैल्यू इजीली ढूंढ लेते हैं CF के अंदर जहां से हमें हमारी वैल्यूज मिल जाए। n/2 करके हमें CF से आंसर मिल जाता है कि कौन सा हमें इंटरवल उठाना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओपन एंडेड है, तो ओपन एंडेड में भी ये सही है। इट इज रिजिडली डिफाइंड, आपका आंसर मेरा आंसर सेम आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। मीन में भी था, इट इज रिजिडली डिफाइंड। ये सारी मेरिट्स है मीडियन की, एक बार पॉज करके पढ़ो फिर हम रिवाइज करते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट तो लिखना ही है, रिजिडली डिफाइंड लिखना ही है। अर्थमेटिक मीन की मेरिट्स हैं या फिर मीडियन की मेरिट्स है, ये तीनों पॉइंट्स डालने, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट एंड लास्ट इज रिजिडली डिफाइंड। बीच वाले देखने हैं कि उसमें एक्सट्रीम में प्रॉब्लम आती थी, इसको एक्सट्रीम में प्रॉब्लम नहीं आती, उसको ग्राफ में प्रॉब्लम आती थी, इसको ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं आती, उसकी डी मेरिट्स इसकी मेरिट्स बनती जा रही है, इसको एक्सट्रीम में प्रॉब्लम नहीं है, इसको ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वालिटेटिव में हेल्प करता है, यही सारी इसकी मेरिट्स है। क्लियर है? चलिए अब डीमेरिट्स पे, भाई इसमें भी तो डीमेरिट्स हैं, लो जी डीमेरिट्स में आ गया। इट रिक्वायर्स अरेंजिंग, जब भी मीडियन निकालना हो हमेशा अरेंज करना पड़ता है सेंडिंग या डिसेंडिंग में, ये गलत बात है भाई, उसके बिना काम नहीं चलता ना सेंडिंग डिसेंडिंग के, तो ये इसकी डीमेरिट है। इट रिक्वायर्स अरेंजिंग ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बट अदर एवरेजेस डू नॉट नीड दिस, और ना मीन में चाहिए ना मोड में चाहिए, बस मीडियन में अरेंज करना पड़ता है, ये हमें डीमेरिट लगती है। आगे क्या है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज सिंस इट इज अ पोजीशनल एवरेज, इसको सिर्फ पोजीशन से मतलब है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारी वैल्यूज उठानी है, क्या है सारी वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहा ना एक्सट्रीम वैल्यूज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको ऑब्जर्वेशन से फर्क नहीं पड़ता, बस इसको ये देखना सेंटर वैल्यू उठानी है, कोई भी वैल्यू लिखी है सारी ऑब्जर्वेशन पे ये बेस्ड नहीं है, बस अपनी पोजीशन के ऊपर बेस्ड है, ये इसका एक डीमेरिट है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देखता है नहीं, बस देखता है सेंटर वाली कैसे उठाऊं, ये देखता है, तो मीडियन की ये भी डीमेरिट है। नेक्स्ट क्या है कि ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए आगे यूज नहीं हो सकता, जैसे अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज आगे यूज होते हैं अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में, इसकी नहीं यूज होती। रीजन वही फिर से, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है, ये सारी वैल्यूज को कंसीडर करता हुआ नहीं चलता, इसलिए इसका आंसर हम इतना नहीं मानते कि हम इसको आगे फर्दर डील कर पाए या फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए देख पाए, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। नेक्स्ट इज इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड एग्जैक्टली वेयर द नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज इज इवन। अभी मैंने बताया था कि अगर 1 2 3 4 5 6 ये 6 इवन है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है,
मेरे को मीडियन के लिए इन दो को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये 1 2 3 4 5 है तो मिडल वाली आसानी से मिल गया, ये 3 मिडल है, पहले दो लास्ट दो छोड़ के 3 मिडल है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 है तो बीच वाले दो को उठा के 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो कहता है कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सीरीज में तो इसका मीडियन इतना एक्यूरेट नहीं होता, हमें इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है, वो इतना एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ओड में हमें इजीली मिल जाता है, वो यही लिख रहा है, दैट इज कैन नॉट बी कंप्यूटेड एग्जैक्टली। एग्जैक्ट नहीं मिला ना, इवन के केस में मैंने इनको 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड किया, एग्जैक्ट तो नहीं है ना, मैं उसके आसपास ढूंढ रही हूँ, तो एग्जैक्ट नहीं होता, वो ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो ये है 3 जो बीच में सेंटर में मिल जाए। ये मिडल वैल्यू ने हम ढूंढते हैं कि चलो मिडल नहीं मिल रहा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हम एग्जैक्ट कंप्यूट नहीं कर सकते किसके केस में, जब नंबर ऑफ आइटम्स इवन होती है। क्वेश्चंस किए इवन वाले, आंसर निकाले हैं, फॉर्मूला लगाए हैं, पर ये कह रहे हैं एग्जैक्ट नहीं निकलता उसमें, ठीक है। लाइक देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इफ द नंबर ऑफ आइटम्स इज वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। अगर नंबर ऑफ आइटम्स बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। वेरी स्मॉल में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, कुछ भी नहीं। अगर आपके पास 1 2 है, ये 2 नंबर्स हैं तो कुछ नहीं, ये वेरी स्मॉल में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन वेरी लार्ज में बहुत दिक्कत आती है। मान लो 70 आइटम्स है, उसको आप पहले अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में, फिर सेंटर वाली आइटम ढूंढोगे, तो जब डाटा बहुत ज्यादा होता है तो मीडियन में दिक्कत आती है। वेरी स्मॉल इसलिए लिखे कि जैसे 1 और 2, मैंने 2 ही नंबर ले लिए 1 और 2, अब इसमें क्या ही मिडल टर्म निकालोगे, 2 ही चीजें हैं, मिडल टर्म कैसे निकालनी, इनको 2 को ऐड करो। तो कहते हैं जब बहुत स्मॉल होता है तो भी डाटा ऐसा नहीं लगता कुछ कैलकुलेशन के लिए नहीं है, क्या मिडल टर्म करूं, किसको ऐड करके 2 से डिवाइड करूं। तो यहाँ पे बहुत स्मॉल है तो भी दिक्कत आती है, और बहुत ज्यादा डाटा है उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग में पहले लगाओ फिर मिडल टर्म ढूंढो, वहां भी दिक्कत आती है। तो मीडियन को बहुत ज्यादा वाला डाटा या बहुत नंबर ऑफ जो बहुत लेस नंबर ऑफ डाटा, वहां पे भी दिक्कत आती है। ये इसके डीमेरिट्स है। तो क्या क्या डीमेरिट्स पड़ी, बहुत सिंपल सी भाई, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। सारी ऑब्जर्वेशंस ये कंसीडर नहीं करता, इसका आंसर आगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं हो सकता। फिर जो इसके आंसर्स आते हैं, अगर इवन नंबर ऑफ सीरीज है एग्जैक्ट नहीं आते हैं। फिर लास्ट वाला क्या पढ़ा कि अगर नंबर ऑफ डाटा स्मॉल है या लार्ज है तो वहां पे भी हमें मीडियन निकालने में दिक्कत आती है। ये डीमेरिट्स है हमारी मीडियन। चले आगे, इसी के साथ हमारा मीडियन भी कंप्लीट हो गया। मीडियन के अंदर एक और चीज आती है, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। ये भी चीज आती है, दैट इज पार्टीशन वैल्यू। बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। क्वार्टाइल्स, दैट इज डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या कहता है, बहुत सिंपल सी चीज। क्वार्टाइल्स क्या कहता है, ये मेरे पास डाटा है पूरा, ठीक है। क्वार्टाइल्स कहते हैं इस डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कर देते हैं। मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। कहते हैं पूरे डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, मैंने कर दिया। इस 4 पार्ट्स को किससे डिवाइड किया, मतलब इस 4 पार्ट्स में किसने डिवाइड किया, क्वार्टाइल्स ने। ये Q1, ये Q2, ये Q3। पूरे डाटा को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 क्वार्टाइल्स लगे हमारे, दैट इज Q1, Q2, Q3। ये हमारे क्वार्टाइल्स हैं जिसने इनको डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो 1 2 3 4, लेकिन क्वार्टाइल्स कितने लगे, 3, Q1, Q2, Q3। इसको लोअर क्वार्टाइल बोला जाता है। सेंटर वाला क्वार्टाइल मीडियन ही होता है, और थर्ड क्वार्टाइल हमारा अपर क्वार्टाइल होता है। लोअर क्वार्टाइल ये मीडियन ही होता है, ये अपर क्वार्टाइल। पूरे डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 क्वार्टाइल लगते हैं, Q1, Q2, Q3। यही यहां लिखा हुआ है। क्वार्टाइल्स डिवाइड अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, कितने लगे, यहाँ पे 3 क्वार्टाइल्स लगे। क्वार्टाइल्स डिवाइड अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। फॉर एनी सीरीज देयर आर 3 क्वार्टाइल्स डिनोटेड बाय Q1, Q2, Q3। चाहे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन लगते कितने क्वार्टाइल्स है, 3 ही लगते हैं, Q1, Q2, Q3। Q1 को क्या बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट या फिर लोअर क्वार्टाइल। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, दैट इज मीडियन ही होता है। जो आंसर मीडियन का होता है वही सेकंड क्वार्टाइल का आंसर होता है। और थर्ड वाले को क्या कहते हैं, थर्ड या फिर अपर क्वार्टाइल। क्या बोल जाता है, थर्ड या फिर अपर। बहुत सिंपल सी चीज है, लैंग्वेज से डरने की जरूरत नहीं है। क्वार्टाइल पूरे डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, खुद वो 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3, लोअर, मीडियन और अपर। नेक्स्ट देखो डिसाइल। डिसाइल क्या करता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर से वही बात, अगर 10 पार्ट्स में डिवाइड
डिवाइड करना है तो कितने डिसाइज लगेंगे, एक कम लगता है, D1, D2, D9। तो डिसाइड क्या करते हैं, डिवाइड्स द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, लेकिन वो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने डिसाइल यूज होते हैं, D1 से D9। ये लिखा देखो, डिसाइल डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, फॉर एनी सीरीज देयर आर 9 डिसाइल्स डिनोटेड बाय D1, D2, D9। These are called फर्स्ट डिसाइल, सेकंड डिसाइल, कैसे ही इनको बोला जाता है ऐसे ही इनके बारे में बात की जाती है, कोई नाम नहीं है, फर्स्ट डिसाइल सेकंड डिसाइल ऐसी बात होती है। नेक्स्ट इज परसेंटाइल, अगर डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए उसको क्या बोलता है, परसेंटाइल। परसेंटाइल ही पूरे डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने परसेंटाइल लगते हैं, P1, P2, P99। वही सेम बात, अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो 3 क्वार्टाइल्स लगे थे, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया 9 डिसाइल्स लगे थे, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 99, एक कम लगता है, 99 परसेंटाइल लगेंगे। परसेंटाइल्स डिवाइड द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, फॉर एनी सीरीज देयर आर 99 परसेंटाइल्स डिनोटेड बाय P1, P2, P99। इसके फॉर्मूलाज भी हैं, पूरा चार्ट बना हुआ है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए, और फिर बीच में इंडिविजुअल के लिए, फिर बीच में आएगा दैट इज डिस्क्रीट के लिए, और फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए पूरा चार्ट है, मैं यहाँ शो कर दूंगी, आप फॉर्मूला कर सकते हो, बहुत इजी है। मैंने लर्न करना भी सिखाया हुआ है कि अगर Q1 है तो यहाँ पे n+1/4, अगर Q3 है, मान लो Q2 है तो 2 × n+1/4, और अगर Q3 है तो 3 × 3 आगे आ जाएगा, बस n+1/4। ये क्वार्टाइल के फॉर्मूला है, दिस आइटम, ऐसे पूरा फॉर्मूला लिखा जाता है। लर्न करना भी सिखाया हुआ है कैसे हमने करना है फॉर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज, पूरा वन शॉट में आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है, जहां मैंने फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चन दोनों रिवाइज कराया है। इसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्लियर है, पार्टीशंस क्लियर होगी। ये वर्ड से डरना तो नहीं ना, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, डरना नहीं ना पक्का। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये 10 पार्ट्स में, ये 100 पार्ट्स में। 4 के लिए 3 क्वार्टाइल चाहिए होते हैं, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है 9 डिसाइल्स चाहिए होंगे, 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 99 परसेंटाइल चाहिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मोड। तो मीडियन में हमने क्या पढ़ा, मीडियन की डेफिनेशन पढ़ी, मेरिट्स, डीमेरिट्स, और उसमें क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, ये सब भी पढ़े। नेक्स्ट इज मोड के बारे में पढ़ते हैं। मोड इज अनदर इंपॉर्टेंट, ये लैंग्वेज पढ़ते हैं। पहले मोड के बारे में आपको क्या पता है, बहुत सिंपल सी चीज, ये अगर मेरे पास वैल्यू लिखी है, मान लो ये लिखे, ठीक है, 1 2 3 3 4 5, इसका मुझे कोई कहे कि मोड निकालो, बहुत सिंपल है, मैं देखूंगी कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे 4 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मोड कितना है, दैट इज 4। मोड का मतलब है जो हमें डाटा दिया गया है उसमें कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। 1 2 3 4 4 5, 4 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब एक एक बार है, तो इसका मोड 4 होगा। ये मोड की वैल्यू ऐसे निकलती है। अगर फ्रीक्वेंसीज दी गई हो तो हम देखते हैं किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो हमें मोड दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास x की वैल्यू 1 2 3 4 है, नीचे फ्रीक्वेंसी है 5 3 2 7, तो यहाँ पे मोड की वैल्यू क्या होगी, x क्या है 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी 5 3 2 7, यहाँ पे मोड की वैल्यू क्या होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है 7, किसकी ज्यादा है 4 की, तो यहाँ पे भी मोड क्या होगा, दैट इज 4। अगर ऐसे सिंपल डाटा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड होता है। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जैसे 7, किसकी ज्यादा है 4 की, तो मोड का आंसर क्या होगा, दैट इज 4। क्लियर है चीज। फटाफट से अब डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसके बारे में मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। मोड क्या कहता है, मोड इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज। पहली लाइन तो वही है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। सेकेंड चीज क्या कहा है कि मोड क्या है, वो वैल्यू है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आती है सीरीज में। मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज, जो बार बार सीरीज में आती है उस वैल्यू को क्या कहते हैं, मोड। अभी आपने देखा था हमारा मोड 4 था, पहले वाले में भी सेकंड वाले में भी, अभी हमने पूरा एक्सप्लेन किया। जो फ्रिक्वेंटली आ रहा है सीरीज में, विच अकर्स, ये वर्ड अपने माइंड में रख लो, अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, उसे मोड कहते हैं। डेफिनेशन देखो, मोड इज द वैल्यू
विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये आपको एज इट इज लर्न करनी होती है, एज इट इज, जो डेफिनेशन वाली लाइन होती है एज इट इज, वो क्या कहते हैं, क्या होता है मोड, वो वैल्यू होती है जिसके पास ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वो वैल्यू जो बार बार सीरीज में आ रहा है, जिसके पास ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, उसको मोड कहते हैं। ये वर्ड माइंड में रख लो, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वैल्यू विच हैज ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है बार बार आना। क्लियर है चीज, मोड क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, मेरिट्स ऑफ मोड। मोड की क्या मेरिट्स हैं अभी देख लेते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट। ये तो आपने चाहे मीन है, चाहे मोड है, चाहे मीडियन है, तीनों में लिखना है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, कि इसको अंडरस्टैंड करना समझना इजी है, कैलकुलेट करना इजी है। चलो फिर आगे देखो, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको तो बस ये देखना है कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड है। तो चाहे वो 3 लाख की बात कर रहा है, चाहे 15,000 की बात कर रहा है, इसको ये नहीं पता लग रहा कि 15,000 3 लाख में बहुत डिफरेंस है, एक्सट्रीम वैल्यूज है, नहीं, इसको तो सिर्फ ये देखना है कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड है। तो इसको एक्सट्रीम वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मोड को एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, ये इसकी मेरिट है। आगे देखो, हम इसको ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, जैसे हम मीडियन को ग्राफिकली लोकेट कर सकते थे वैसे हम मोड को भी कर सकते हैं। इट कैन बी इजिली कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस। ओपन एंडेड क्लासेस में भी ये इजिली कैलकुलेट हो सकता है। द सेम रीजन, वही रीजन बार बार आएगा, इसको सारी वैल्यू से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही इसका आंसर बन जाता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ग्राफ में भी इजीली मिल जाता है, ओपन एंडेड क्लासेस में भी इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन को भी प्रॉब्लम नहीं थी ओपन एंडेड में, मोड को भी नहीं है, लेकिन मीन को थी प्रॉब्लम। ठीक है, ये याद रखना बहुत ईजी है, एक बार सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लो, बहुत अच्छी चीजें क्लियर होंगी। इट इज टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंस इट इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। कह रहा है अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि मोड का आंसर ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। मोड का आंसर कैसे निकलता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका आंसर ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ये इसलिए रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाना। तो ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है क्योंकि ये देखता है किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैं वहां पे मोड का आंसर दे दूंगा। तो फ्रीक्वेंसीज का ध्यान रखता है, तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये इसकी मेरिट्स है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, आप सब में लिखोगे। ये ओपन एंडेड में बहुत अच्छा काम करता है, एक्सट्रीम वैल्यूज में बहुत अच्छा काम करता है, ग्राफिकली इसको निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन का, किसकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब वर्ड्स रिपीट होने लगे हैं, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड। ओपन एंडेड क्लास की बात तीनों में हुई है, मीन, मोड, मीडियन। आपको ये याद रखना है ओपन एंडेड क्लासेस में कौन कंफर्टेबल है, मीन नहीं है, मोड मीडियन है। एक्सट्रीम वैल्यूज की बात तीनों में हुई है, मीन इनमें कंफर्टेबल नहीं है, मोड मीडियन है। ग्राफ की बात तीनों में हुई है, मीन कंफर्टेबल नहीं है ग्राफ के साथ, मोड मीडियन है। बस वर्ड्स वही है, ये याद रखने कौन किस में कंफर्टेबल है। क्लियर है ये चीज, मेरिट्स ऑफ मीडियन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, डी मेरिट्स। भाई अच्छाई है कुछ बुराई भी होगी। पहली देखो, इट इज नॉट सुटेड टू अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। फिर से ये सारी वैल्यूज देख नहीं रहा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही सारा आंसर है। तो ये सुटेड नहीं है किसके लिए, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। इसका आंसर हमें सारी ऑब्जर्वेशन के बेस्ड है ही नहीं, तो इसका आंसर हम आगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। देयर कैन बी बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी सीरीज। बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब, मान लो मेरे पास x दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 7 7 और यहाँ पे दी हुई है 5। हमने तो कहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो मोड होता है। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी भी 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 7 है, 5 वाला तो हो ही नहीं सकता, ये कम है। हमने क्या कहा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड का आंसर होगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 7 है, दोनों की 7 है,
ये मोड होगा कि ये मोड होगा पता नहीं, है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है, 5 वाला तो आंसर हो नहीं सकता। ये मोड होगा कि ये मोड होगा, हमने कह तो दिया कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा वो मोड का आंसर होगा। लेकिन अगर ऐसी दो वैल्यूज मिल जाए जिनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, फिर हम क्या करेंगे, वहां दिक्कत आती है। देयर कैन बी बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी सीरीज। अगर बाय मॉडल फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है वहां पे मोड को प्रॉब्लम आती है, इसलिए डीमेरिट है। क्या है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज। सारी आइटम्स कंसीडर करता नहीं है, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी देखता है कहाँ मैक्सिमम है, ये इसकी डीमेरिट है। ये मीडियन की भी डीमेरिट थी, वो सारी ऑब्जर्वेशन देखता ही नहीं है, तो ये मीडियन की भी डीमेरिट है, मोड की भी डीमेरिट है कि ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है। मीन रिजिडली डिफाइंड था, मीडियन रिजिडली डिफाइंड था, मोड रिजिडली डिफाइंड नहीं है। ये वर्ड्स रिजिडली डिफाइंड तो आना ही है, बस ये याद रखो। मीन कहाँ आ रहा है, मोड कहाँ आ रहा है, मीडियन कहाँ आ रहा है। मीन भी रिजिडली डिफाइंड था, मीडियन भी था, मोड नहीं है। इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। मैं अभी एक टेबल बनवाऊंगी जो आपको मेरिट्स डीमेरिट्स लर्न करने में और हेल्प करेगा। पर ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में लर्न करना इजी है, दैट इज इन कंपैरिजन टू दैट इज टेबल, क्योंकि मेरिट्स डीमेरिट्स अलग अलग पॉइंट्स है। तो टेबल माइंड में रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, बस वर्ड्स माइंड में रखो। रिजिडली डिफाइंड कहाँ कहाँ है, मीन मोड थे, मीन मीडियन थे, मोड नहीं है। ओपन एंडेड के लिए कौन बेटर था, मीडियन मोड है, मीन नहीं है। ये माइंड में वर्ड क्लियर करो, वर्ड आते हैं आपको याद आना चाहिए, मीन मोड मीडियन में कौन कंफर्टेबल है इनके साथ, ठीक है। तो रिजिडली डिफाइंड में मोड, रिजिडली डिफाइंड में मोड कंफर्टेबल नहीं है। इट हैज नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, कोई मैथमेटिकल इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ इसके बारे में कुछ नहीं करना। बस जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है, वो मोड बन जाता है, और कुछ इसके पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है ये, इसको बाइमोडल फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आती है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होता, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, रिजिडली डिफाइंड नहीं है, ये सारी डीमेरिट्स है किसके बारे में, दैट इज अबाउट मोड। बताओ क्लियर है ये चीज, पक्का। चलिए आगे फटाफट से नेक्स्ट देखो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंपल्सरी क्वेश्चन में आ ही जाता है, बड़े क्वेश्चन में भी कई बार पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा लगा के। अभी क्वेश्चंस बताऊंगी कैसे कैसे आएंगे, वहां पे आपको ये मिलेंगे। देखो इंपीरिकल रिलेशन मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन है, बहुत सिंपल सा, दैट इज मीन माइनस मोड। मीन लोग पहले आने की कोशिश करते हैं, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 3, ठीक है। फिर मीन माइनस मीडियन, दैट इज मीडियन को एमसी लिख देते हैं, मीन माइनस मीडियन। हमेशा मीन लोग पहले आने की कोशिश करते हैं, मीन पहले आया, मोड आया, इज इक्वल्स टू 3, दैट इज मीन माइनस मीडियन। ये इंपेरिकल रिलेशन है बिटवीन मीन और मीडियन, ये आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। मीन लोग पहले आएंगे, मीन माइनस मोड, -3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये याद रखना। मीन तो पहले आएगा, चाहे इधर है चाहे इधर है, मीन लोग पहले आएंगे, यहाँ मोड आएगा, इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। क्लियर हो गई ये चीज। चले आगे, इससे और भी बन सकते हैं, ध्यान से, इससे और भी। ये इंपेरिकल रिलेशन एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, दैट इज मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3, दैट इज मीन माइनस मीडियन, ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इंपेरिकल फॉर्मूला और क्या क्या फॉर्म हो सकती है, x बार माइनस z, इसको सोल्व करना शुरू करो, 3x बार माइनस 3m। कई बार जो MCQs आते हैं उसमें पूछ लेते हैं इसमें से इंपेरिकल रिलेशन कौन सा है, तो घबराना नहीं, कई बार फॉर्म अलग आती है, हमें ये फॉर्म पता है। अगर कंपल्सरी क्वेश्चन आया, ऑप्शन का कोई चक्कर नहीं है, ये आप लिखो, पहले इस फॉर्म में लिखो, फिर ऐसे फॉर्म में लिखो और निकलो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस है तो कैसे देखोगे, इसको और फॉर्म भी आपको चेक करनी पड़ सकती है। x बार वाले इकट्ठे करो, 3x बार माइनस x बार क्या बन जाएगा, 2x बार, ये यहाँ प्लस वाला हो जाएगा, क्या हो गया माइनस, ये -3m यहाँ क्या हो गया प्लस, दैट इज 3m माइनस z। ये भी एक रिलेशन का फॉर्म बन सकता है, x बार माइनस z इक्वल टू 3x बार माइनस 3m। ये प्लस x बार इधर आके माइनस x बार हो गया, तो 3x बार माइनस x बार क्या हो गया, 2x बार हो गया। ये -3m इधर प्लस में ले आई,
3m माइनस जेड, ये भी फॉर्म हो सकती है। पर अगर 1 मार्क कंपल्सरी क्वेश्चन आ रहा है, आप ये वाली लाइन लिखो, इसको ऐसे सिंबल फॉर्म में लिखो, x बार सिंबल की फॉर्म में x बार माइनस जेड 3x बार माइनस m, इनफ है, ये इंपेरिकल रिलेशन है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या कहते हैं, ये मीन की वैल्यू है 30, फिर यहाँ पे आपको मोड दे देते हैं और मीडियन पूछ लेते हैं। मीन मोड पता है तो मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। आपको मीन मोड मीडियन में से कोई भी 2 वैल्यूज पता है, तीसरे की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकल जाएगी। आई एम रिपीटिंग, इसमें मीन भी आ रहा है, मोड भी आ रहा है, मीडियन भी आ रहा है। आपको इन 3 में से कोई 2 वैल्यूज पता है, कितनी वैल्यू पता है, कोई भी 2 वैल्यूज पता है, चाहे मीन है, चाहे मोड है, चाहे मीडियन है, कोई भी 2 वैल्यूज पता है, तीसरी वैल्यू इस फॉर्मूला से निकल जाती है। जो 2 वैल्यूज पता है यहाँ पुट करो, तीसरी अपने आप कैलकुलेट करके मिल जाएगी। क्लियर है एम्पिरिकल रिलेशन, पक्का है। चलिए आगे, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। अभी तो पढ़ा वो एम्पिरिकल रिलेशन था, वो क्या था, एम्पिरिकल रिलेशन था। अब हम एक्चुअल रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन है। बहुत ईजी है, घबराना नहीं, बहुत ईजी है। इन परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मोड मीडियन सारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, मीन मोड मीडियन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर परफेक्टली है, मीन इज इक्वल्स टू मोड, सॉरी मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। अगर परफेक्टली, जैसे यहाँ पे देखो ये परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा परफेक्शन के साथ, जितना इधर पोर्शन है जितना उतना ही इधर पोर्शन है। अगर परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस केस में जो मीन मोड मीडियन है वो इक्वल होते हैं। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। कितनी किसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं कब बनती है डिस्ट्रीब्यूशन की ऐसी, अगर ये सिमेट्रिकल है, जितनी इस साइड है उतनी इस साइड है, तो उसमें मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मॉडरेटली असिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे कि ये वाली, इसमें राइट साइड देखो ऐसे हो रखा है, या फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड ऐसे हो रखा है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये अगर सेंटर वाली लाइन है, ये अगर सेंटर वाली लाइन है, दोनों साइड देखो इक्वल नहीं है। यहाँ पे कैसा पोर्शन है, यहाँ पे कैसा पोर्शन है, यहाँ पे कैसा पोर्शन है, यहाँ पे कैसे पोर्शन है, इसको सिमेट्रिकल नहीं कहते। अगर सेंटर लाइन के दोनों तरफ इक्वल है वो सिमेट्रिकल होता है। अगर सिमेट्रिकल नहीं होते, एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमने कोई बार ड्रॉ नहीं करनी कर्व्स पूरा डाटा लेके। सिंपल आपको एग्जाम में ये कर्व्स ऐसे ही ड्रॉ कर रही है, सिंपल जैसे हम ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल ऐसे बनाओ, ये ड्रॉ कर दो ऐसे और सेंटर में लाइन लगा दो। क्या मुश्किल है, इसको देख के डरना नहीं है। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है, राइट साइड कर दो, देखो राइट साइड ज्यादा कर दो, देखो ये राइट साइड है ना, ये देखो ये राइट साइड मैंने ज्यादा कर दी, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड है तो कोई बात नहीं, इसको इधर ज्यादा कर दो, ये लो इधर ज्यादा कर दो, ये नेगेटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब इधर फ्लैट पे जा रही है, नेगेटिवली स्क्यूड लेफ्ट साइड आ रही है। तो या तो पूरी सिमेट्रिकल होती है, वहां पे मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं, या पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, पॉजिटिव की तरफ ऐसे जा रही है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद होती है मीडियन की, फिर उसके बाद होती है मोड की। हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, मीन की। ये हमारे मीन की वैल्यू है, ये हमारे किसकी वैल्यू है, दैट इज मीडियन की। ये हमारे किसकी वैल्यू है, मोड। सो जो ये लाइन है, ये जो पॉइंट है, क्या हमें बता रहा है, दैट इज मीन। ये क्या बता रहा है, मीडियन। ये क्या बता रहा है, मोड। तो आप लिखोगे x बार m z। तो ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली के केस में मीडियन की वैल्यू सबसे ज्यादा, देन मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा, मीडियन फिर मोड। ये रहा हमारा मीन सबसे आगे, फिर मीडियन फिर मोड। ये लिखा देखो, मीन इज सबसे बड़ा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन है ना, ये बड़ा है, फिर मीडियन फिर मोड। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड की बात करें, मतलब ये इधर आ रहा है। नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, मीन सबसे कम होता है। मीन क्या होता है, सबसे कम, फिर मीडियन फिर मोड। मीडियन सेंटर में ही रहता है, जब चाहे पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिवली हो, मीडियन ने सेंटर में ही रहना। ऑर्डर यही रहेगा, दैट इज पहले मीन आएगा, फिर मीडियन फिर मोड, बस साइन चेंज होंगे। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो क्या साइन होंगे, सबसे ज्यादा मीन होने वाला है। अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, ऑर्डर यही रहेगा, बस साइन उल्टे हो जाएंगे, सबसे ज्यादा मोड हो जाता है, उल्टे साइन हो जाता है। इसके केस में मीन सबसे ज्यादा होता है, इसके केस में मोड सबसे ज्यादा होता है, साइन उल्टे हो जाता है। इधर मीन की तरफ ग्रेटर है, इधर मोड की तरफ ग्रेटर है नेगेटिवली स्क्यूड में। यहाँ पे भी 3 लाइंस लगी होती है। ये नेगेटिवली स्क्यूड है, सबसे कम वैल्यू किसकी, x बार की, तो x बार यहाँ आएगा, दैट इज मीन, यहाँ मीडियन, यहाँ मोड। जो सबसे ज्यादा है वो यहाँ आएगा। ये नेगेटिवली स्क्यूड है,
नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब सबसे कम वैल्यू यहाँ पे, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा यहाँ पे, ये चीज का ध्यान रखना। ये पॉजिटिवली स्क्यूड था, सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ वाला इस साइड वाली लाइन को मिलती है, ये वाली लाइन की सबसे ज्यादा वैल्यू है यहाँ पे, तो x बार mz। ये नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिव में इधर वाला सबसे कम होगा, ये चीज का ध्यान रखना। पॉजिटिवली का मतलब ये सबसे बाद वाला सबसे पॉजिटिव है, नेगेटिवली का मतलब यहाँ जो सबसे लास्ट में सबसे नेगेटिव है, और मीन की वैल्यू यहाँ सबसे कम है, वो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी। बहुत सिंपल है, यहाँ तक एग्जॉस्ट हो चुके हो तो ये मत सोचना डिफिकल्ट है। 2-5 मिनट का ब्रेक लेके टॉपिक समझना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि कहाँ पे किसकी वैल्यू कैसी है। सिमेट्रिकल के केस में मीन मोड मीडियन सेम होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड के केस में मीन सबसे ज्यादा, फिर मीडियन, फिर मोड। नेगेटिवली के केस में मोड, मीडियन, फिर मीन। ये साइन याद रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही लाइंस के, पॉजिटिवली स्क्यूड है तो पॉजिटिव वाला यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव। ग्राफ में कैसे देखते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ये 2, सबसे बाद वाला सबसे ज्यादा वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइंस है तो सबसे ज्यादा वाली वैल्यूज यहाँ आएंगी। अब नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में पीछे जाते जाते वैल्यू कम होती जाती है, -1, -2, -3, -4। -4 कम है ना -3 से, पीछे जाते जाते वैल्यू कम होती जाती है। तो ये नेगेटिवली स्क्यूड की तरह वैसे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पीछे, इसकी वैल्यू सबसे कम है, और मीन ही हमने क्या है सबसे कम है, इसलिए x बार m और फिर z। बहुत सिंपल है, बस यही यहाँ पूछा जाता है। आपने ये लाइंस देखनी है, ये डायग्राम बना के दिखाना है, ये इनके बीच का रिलेशन है। ये कभी भी अकेला क्वेश्चन नहीं आता, कोई बड़ा सा क्वेश्चन के साथ लास्ट में लाइन ऐड हो जाती है, चलो इनका रिलेशनशिप भी बता दो। तो कोई बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, मीन मोड मीडियन के बारे में बताओ, इनकी मेरिट्स डीमेरिट्स बताओ, और लास्ट में इनका एम्पेरिकल रिलेशन एंड रिलेशनशिप भी बता दो। तो तब किसी बड़े क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन अटैच होकर आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मैम ये तो बड़ा क्वेश्चन है, नहीं पढ़ना है, किसी बड़े क्वेश्चन के साथ एक लाइन बन के आ जाता है। इसी के साथ मीन मोड मीडियन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले पढ़ा था कि सिंगल वैल्यू होता है, विद इन द रेंज आता है, रिप्रेजेंट करता है होल को, वो सेंट्रल टेंडेंसी होता है, सबसे पहले पढ़ा था। स्टेट इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कैसे सेंट्रल टेंडेंसी निकाला जाता है, मीन मोड मीडियन के थ्रू निकाला जाता है। सारी चीजें हमने पढ़ ली है, वही हमने यहाँ पे बतानी है। स्टेट उसके बारे में पूरा बताओ कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालता है, मीन मोड मीडियन जो भी आपने पढ़ा है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एवरेज। फिर से स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या है, अभी जो आपने सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन है वही यहाँ डालनी है। एवरेज हो, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी हो, एक ही बात है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एवरेज, ये भी हमने करे प्रॉपर्टीज की, किसको कहते हैं जो इजी टू कैलकुलेट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। आंसर्स ठीक है, पढ़ा था ना ये वाली हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल एवरेज की किसको कहेंगे हम, एक गुड एवरेज है। कहाँ गया क्वेश्चन, आंसर सॉरी क्वेश्चन तो हमें पता लग गया, ये रही, हमने पढ़ा था यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट, आपके पास डिफाइंड होनी चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, वो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज में आएंगी। सो जो हमने नोट्स में पढ़ा है क्वेश्चन से मैच कर लेना, कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो आपको पता होने चाहिए इसमें कौन सा आंसर आना है, यही प्रैक्टिस है। पेपर में जाके क्वेश्चन आए होते हम सोचते हैं इसमें आंसर क्या लिखे, तो इसीलिए सारे टॉपिक्स कराने के बाद मैंने क्वेश्चन डाले, आपको पता हो अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ये आंसर डालना है। एक्सप्लेन द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किसकी, अरिथमेटिक मीन की, मीडियन की, मोड की, एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको यहाँ पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बतानी है, मीन मोड मीडियन की आपको पता है। नेक्स्ट देखो, अरिथमेटिक मीन बताओ, मीडियन बताओ, मोड बताओ, और उनके रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स इंपॉर्टेंट है, मीन मोड मीडियन की उनके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पूछने का तरीका अलग है, बात वो वही पूछ रहे हैं कि मीन मोड मीडियन की मेरिट्स डीमेरिट्स बताओ। डिस्कस इन ब्रीफ, फिर से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मीन मोड मीडियन की इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ गया क्वेश्चन मीन मोड मीडियन का, तो ये इंपॉर्टेंट, इनकी मेरिट्स डीमेरिट्स ध्यान रखना। वर्ड्स वही है, कौन ओपन एंडेड में कंफर्टेबल है, कौन ग्राफ में कंफर्टेबल है, कौन आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज में कंफर्टेबल है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, इन्हीं से मेरिट्स डीमेरिट्स बन जाएंगे। गिव इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी with their formula also state the situation where measures can be used। हमें important measures बताने हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन मोड मीडियन के बारे में बताना है, फॉर्मूलाज भी बताने हैं, ऑल्सो स्टेट अ सिचुएशन वेयर देयर मेजर्स कैन बी यूज, कहाँ उनके मेजर्स यूज कर सकते हैं वो भी बताओ। हमने मेरिट्स डीमेरिट्स में पढ़ा है ना कि अगर क्वालिटेटिव है तो हमें यूज करना चाहिए दैट इज मीडियन, ओपन एंडेड है तो हमें मीडियन यूज करना चाहिए, मोड यूज करना चाहिए। जो मेरिट्स डीमेरिट्स में पढ़ा है कि इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इसको
यहाँ यूज नहीं कर सकते। अगर ग्राफिकली निकालना चाहते हो तो मीडियन मोड निकाल लो। वो सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, जो मेरिट्स डीमेरिट्स में डिस्कस किया वही यहाँ लिखनी है। यहाँ डायरेक्ट मेरिट्स डीमेरिट्स नहीं पूछेंगे, बस ये पूछ लिया मीन मोड मीडियन कहाँ कहाँ निकालने, कहाँ कहाँ इनका यूज है, वही वाली लाइंस आएंगी। पर इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा, उन्होंने घुमा के चीजें पूछ ली। दैट इज स्टेट कर सिचुएशन जहाँ पे इन मेजर्स को हमें यूज करना है। नेक्स्ट देखो, गिव द एम्पिरिकल रिलेशन, पता है हमें क्या था, दैट इज मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, दैट इज x बार माइनस m। नेक्स्ट देखो, ऐसे मिक्स करके मत लिखना, प्रॉपर लिख के बता देती हूँ। दैट इज क्या किया अभी, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये एम्पिरिकल रिलेशन है। एंड मोड फॉर अ परफेक्टली, ये कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, एम्पिरिकल रिलेशन बताओ ठीक है, फॉर अ परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ और मॉडरेटली के बारे में बताओ। तो पहले आप एम्पिरिकल रिलेशन बता दो, उसके बाद उनके रिलेशनशिप डिफाइन करो, मॉडरेटली के लिए भी और परफेक्टली के लिए भी। परफेक्टली के लिए तो तीनों इक्वल होते हैं, मीन मॉड मीडियन। मॉडरेटली के लिए पॉजिटिवली स्क्यूड है तो x बार होगा, आप लिखोगे पॉजिटिवली स्क्यूड है तो x बार की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो x बार की वैल्यू सबसे कम होगी। तो पहले एम्पिरिकल रिलेशन बता दो, उसके बाद वो वाले रिलेशन भी बताओ जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी है। एम्पिरिकल के बाद ये वाले भी डिफाइन करो। लास्ट इज व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड एवरेज, गुड एवरेज के क्या एसेंशियल्स हैं, क्या गुड एवरेज बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए, वो भी हमने पढ़े हैं नोट्स में कि इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट होने चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होने चाहिए, वो सारी चीजें हमने पढ़ी, आप यहाँ डालोगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ मिसिंग है, वो आप ऐड कर लेना। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जो हमने 6 प्रॉपर्टीज की है वहां से भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी अच्छे से तैयार करना। इसी के साथ मीन मोड मीडियन कंप्लीट होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जितनी भी हमने थ्योरी पढ़नी थी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, एवरेज क्या होता है, एक ही बात है, चाहे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोले या एवरेज बोले, उसकी टाइप्स में मीन मोड मीडियन और हमारे पास हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो सब हमने एक एक करके पढ़ा। भी मीन मोड मीडियन पढ़ लिया, अब हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं। जो भी लिंक है, चाहे वन शॉट का है, चाहे इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का है, चाहे ये थ्योरी सीरीज की प्लेलिस्ट भी बनेगी अलग से उसका है, इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, जो भी चीजें, ये PDF सब आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप इजिली ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हुई हैं, आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी 3 मेरिट्स बता के जाओ मुझे अरिथमेटिक मीन की, क्या अरिथमेटिक मीन की 3 मेरिट्स बता के जाना कमेंट सेक्शन में, तो मुझे समझ आ जाएगा आपने क्लास में अच्छे से सुना है। अगर आप कोई भी 3 मेरिट्स कमेंट सेक्शन में लिख पा रहे हो, आपको क्लास में अच्छे से समझ आ गया है, अब आप ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन पढ़ सकते हो। आई होप you like this video. If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Dream Mess. Thank you so much for watching.